हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1901 मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सा और कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो 1901 एक 2022 भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे नवोदित इंदु वी.एस. द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नित्या मेनन, विजय सेतुपति और इंद्रजीत सुकुमारन है। फिल्म का निर्माण एंटो जोसेफ और नीता पिंटो ने किया है। यह फिल्म मलयालम में चरित्र भूमिका में विजय सेतुपति की पहली फिल्म है और मार्कोनी मथाई के बाद उनकी दूसरी मलयालम फिल्म है। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई और इसे मिक्सित समीक्षाएं मिली। 1901 ए एंटो जोसेफ फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित है और यह सिंधु वी.एस. के निर्देशन की पहली फिल्म है। यह विजय सेतुपति की मलयालम में एक चरित्र भूमिका में पहली फिल्म भी है। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2021 में पूरी हुई। अप्रैल 2021 में निर्देशक इंदु वी.एस. ने घोषणा की कि फिल्म कोविड-19 महामारी के कारण नाटकीय रूप से रिलीज नहीं होगी और वह ओटीटी रिलीज की तलाश में थे। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और सभी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति। लेकिन क्या हम सब ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, या क्या हम सभी विभिन्न व्यवस्थागत स्थितियों, पूर्वाग्रहों, पदानुक्रमों और नैतिकताओं में उलझे हुए हैं? फिल्म निर्माता इंदु वी.एस. ने अपनी पहली फिल्म के माध्यम से समाज में चुप्पी को खूबसूरती से भड़काने की कोशिश की है, जो एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जिसने अपने जीवन की सांसारिकता और जिम्मेदारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। एक फिल्म जो अपने केंद्रीय चरित्र का नाम बताने से इनकार करती है। वह नित्या मेनन को एक फोटोकॉपी की दुकान के मालिक के रूप में चित्रित करती है, जो बहुत निरस जीवन जीती है। उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जब उसके पिता एक दिन अपनी पत्नी के फोन कॉल का समस्या समय पर जवाब न देने और उसे खोने के अपराध बोध के कारण अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं, वो अपने पिता की भावनाओं, शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कहने में, अपने दोस्त की असहायता और एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करती है जो प्रतियां बनाने के लिए एक पांडुलिपि छोड़ देता है और कहता है कि वह रात तक वापस आ जाएगा। वह कभी वापस नहीं आता। जैसे ही वह अपनी पुरानी फोटोकॉपी मशीन की मरम्मत के लिए इन प्रतियों को बनाने के पैसे का इंतजार कर रही थी, उसकी मृत्यु की खबर सामने आई। वह क्रांतिकारी लेखक गौरी शंकर थे, जिन्होंने व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया था। उनके अंतिम कार्य की प्रकाशित पांडुलिपि उनके पास उनके अंतिम शब्द के साथ छोड़ दी गई है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। जब वो उसके शब्दों और विचारों को पढ़ती है, तो उसकी आत्मा की खोज की यात्रा फिल्म बनाती है। फिल्म एक गीत की तरह रहस्यमय फ्रेम, उपयुक्त संगीत और निर्बाध पटकथा के साथ बहती है और दर्शकों को किसी भी स्वतंत्रता की स्मृति के बारे में विचार देती है। फिल्म में महिला नायक का कोई नाम नहीं होने के से वैराग्य की भावना पैदा होती है, क्योंकि दर्शक कहानी को परतों में खुलते हुए देखते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि यह किसी के साथ भी हो सकता है। यह हमें यह भी बताता है कि समुदाय में किसी की पहचान के लिए उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। किसी को प्रगतिशील पत्रकार गौरी लंकेश की याद आ जाएगी, जिनकी बेंगलुरु में उनके घर के बाहर चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और पुस्तक में पेरुमल मुरुगन जैसे लेखकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है, वह है मनीष माधवन की वाटर कलर पेंटिंग जैसी सिनेमेटोग्राफी और गोविंद वसंत के संगीत से सजी फिल्म की धीमी गति। रंगवाद, नस्लवाद, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और यहाँ तक कि शादी की पसंद पर भी बातचीत होती है, जो फिल्म में सूक्ष्मता से शामिल है, जो किसी हम आप तौर पर मलयालम सिनेमा में देखते हैं। पिता और पुत्री के दृश्यों का उल्लेख आवश्यक है।
नित्या मेनन ने नायक के रूप में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से फिल्म का वर्णन किया गया है। वह शर्मीले, बुद्धिमान, सक्षम और जिम्मेदार ग्रानी के किरदार में आसानी से ढल जाती है। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वह दर्शकों के साथ-साथ एक आत्मविश्वासी महिला के रूप में विकसित होती जाती है। विजय सेतुपति, इंद्रजीत, अथुल्या, अषादम और श्रीकांत मुरली ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। अपनी पहली फिल्म के माध्यम से इंदु वीएस ने वादा किया है कि मलयालम सिनेमा में उन्हें दिलचस्प कहानियों और निर्माण शैली के साथ और अधिक देखा जाएगा। एक महिला फिल्म निर्माता के रूप में वह व्यावसायिक बाजारों के लिए आवश्यक चरणात्मक मानदंडों और मसाले के बिना एक नई कथा शैली लाने की भी कोशिश करती है। यह फिल्म उन शौकीनों के लिए है जो सिनेमा के माध्यम से देखना चाहते हैं कि माध्यम की मायाविता को गहराई से देखना चाहते हैं और सभी पहलुओं में फिल्म की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। शब्दों, विचारों, अनुभवों और लेखन की शक्ति प्रबल होनी चाहिए। सिंधु बीएस 1901 में अनाम नायक पेनकुट्टी के रूप में श्रेय दिया गया। छोटे शहर अंचलपट्टी में एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। उनके नियमित लोगों में परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र छपवाने की जल्दी में रहने वाला स्थानीय स्कूल का चपरासी, उनके पैम्फलेट के लिए शहर की लाइब्रेरी और कभी नोट्स नहीं लिखने वाले आलसी छात्र शामिल हैं। इस दुकान को नेशनल प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कहा जाता है, लेकिन टूटे हुए कंप्यूटर और नियमित बिजली की कमी के कारण यह शायद ही वह संस्था है जिनका नाम इसके होने का सुझाव देता है। यह पेनकुट्टी भी एक दिनचर्या और एक टिफिन बॉक्स के साथ समान रूप से वर्णनातीत है, जो उसे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही एक अलग जीवन जीने वाला बनाती है। दुकान संभालने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके वाक्य निष्क्रिय स्वर में प्रतीत होते हैं। जब दूर से देखा जाता है, मनीष माधवन की गिरफ्तारी करने वाला वाइट्स द्वारा मदद की गई। 1901 उनकी अराजनीतिक गैर राजनीति से राजनीतिक तक की यात्रा है। यह वही है जो उसे जीवंत बनाता है और जीवन को अर्थ देता है। लेकिन यह परिवर्तन उसके आसपास जो हो रहा है, उससे प्रेरित नहीं हो रहा है। यहाँ टीवी पर समाचार आधिकारिक राज अधिक के दुरुपयोग के बारे में बात करता है। यह सबसे व्यक्तिगत और आंतरिक है, जैसा कि प्यार में पड़ना किसी व्यक्ति को कैसे बदल सकता है, लेकिन यह कोई नियमित ग्राहक नहीं है जो उसमें यह बदलाव लाता है। गौरी शंकर के रूप में विजय सेतुपति गौरी लंकेश को श्रद्धांजलि देते हुए जल्दी वापस लौटने के वादे के साथ उनके साथ अपने काम की एक प्रतिलिपि छोड़ते हैं। उन्हें इस पुस्तक की एक प्रति बनाने का काम सौंपा गया है, जो तमिल, मलयालम और अंग्रेजी या तीन महाद्वीपों के मिश्रण में लिखी गई है। जैसा कि गौरी इन भाषाओं का वर्णन करती है, उनकी संक्षिप्त बातचीत 1 मिनट तक चलती है, लेकिन इसका प्रभाव भयावह होता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस बैठक में बोले गए प्रत्येक शब्द नए अर्थ लेते हैं, यहाँ तक कि उनके लिखित शब्द भी इस महिला को आत्मखोज के मार्ग पर ले जाते हैं, जो उसे जीवन को अलग तरीके से देखने के लिए मजबूर करता है। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होती है, तो वह न केवल एक दोस्त को खोने के बारे में चिंतित होती है, बल्कि वह उसे आश्वासन देने का भी ध्यान रखती है, जो उसे आज़ाद करने सके। उसके शयन कक्ष की दीवार पर एक पक्षी पिंजरे से बाहर निकलते हुए एक पंछी का चित्र है। यह बात उसके पिता के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी सच है। दोनों द्वीपों के बीच टूटे दूर के रिश्ते से हम देखते हैं कि महिला का आंतरिक परिवर्तन उसके पिता भर पर भी कैसे प्रभाव डालता है। लेकिन गौरी का हर मिलने वाले पर ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। ये बातचीत विभिन्न स्थानों पर होती है, लेकिन फिल्म यात्रा को एक मूल भाव के रूप में उपयोग करती है। एक मेज पर होने वाली नियमित बातचीत के बजाय हम गौरी और उनके श्रोता दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बातचीत में संलग्न देखते हैं।
इन उदाहरणों में हम गौरी को न केवल बातचीत करते हुए बल्कि उससे वाहन को भी चलाते हुए देखते हैं जिसमें वे यात्रा कर रहे हैं, भले ही वह उसका नहीं हो। गौरी की उपस्थिति ऐसी है कि वह आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील संभालता है जहां आप नहीं जानते थे कि आप पहुंच सकते हैं। फिल्म भी एक लेखक और उसके पाठक के रूप बीच एक मूक बातचीत में बदल जाती है। पीछे मुड़कर देखें तो कुछ घटनात्मक इन क्षणों को अंतिम रूप से देते हैं और शांति की स्थिति देते हैं, जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति में देखते हैं जिसने वह सब कुछ कहा दिया है जो उसे कहना चाहिए था। गौरी समझती है कि उसके शब्दों और विचारों का मूल्य उससे कहीं अधिक है, इसलिए डर या जीवित रहने की इच्छा की झलक कभी नहीं होती। उनके शब्दों का वजन ऐसा है कि उन्हें अपनी बात कहने के लिए धनी प्रकाशनों पर निर्भर नहीं कर रहना पड़ता। उसे राष्ट्रीय प्रभाव बनाने के लिए बस एक अनाम फोटोकॉपी दुकान के मालिक और उसकी टूटी हुई मशीन की आवश्यकता है। इस नाजुक फिल्म के साथ सिंधु वीएस एक मजबूत और मार्मिक पहली फिल्म बनाती है जो शब्दों की आवश्यकता के बिना बहुत कुछ कहती है। उनका लेखन भी इस स्तरीय यात्रा से में सहायता करता है क्योंकि हम एक महिला को विरोध प्रदर्शनों के बारे में मजाक बनाने के लिए से लेकर खुद एक प्रतीत बनने तक बदलते रह देखते हैं। सिंधु के सिनेमाई विचार भी उनके राजनीतिक रूप से तरह मजबूत है। छवि के अलावा वह गहरी परेशान करने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए ध्वनियों का भी उपयोग करती है, लेकिन यह दोनों मुख्य किरदारों का अभिनय भी है जो फिल्म को खास बनाता है। नित्या मेनन को हमें अपने चरित्र के दिमाग में गहराई तक ले जाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जो इतना संघर्षों से भरा है कि वह मुश्किल से खुद को सोचने हुए शक सुन सकती है। विजय सेतुपति ने भी हमें वर्षों में अपने बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक दिया है। यह उतना प्रदर्शन नहीं है जितना उनकी उपस्थिति है, लेकिन वह इतनी आसानी से हमें गौरी के बारे में आश्वस्त कर लेते हैं, एक अविश्वसनीय चरित्र जिसे लाखों लोग तक पहुंचने के लिए अपनी आवाज उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्रांति के बारे में कोई फिल्म शायद ही इतनी व्यक्तिगत महसूस हो सकती है। गौरी की तरह 1901 भी समझती है कि जोरदार भाषाओं की तुलना में फुसफुसाहट अधिक प्रभावशाली हो सकती है। विजय सेतुपति और नित्या मेनन दो दमदार कलाकार हैं जो हर फिल्म से दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब होते हैं। जब दोनों ने नवोदित निर्देशक इंदु वी एस 1901 के लिए हाथ मिलाया तो उम्मीदें आसमान छू गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1901 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। अब यह एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित फिल्म के लिए एक ठोस कलाकार है ना? क्या इंदु विजय सेतुपति और नित्या ने वह हासिल किया जो उन्होंने तय किया था? 1918 की शुरुआत लेखक गौरी शंकर विजय सेतुपति द्वारा आधी रात में लापरवाही से चाय पीने से होती है। बाइक पर दो लोग उसके पास आते हैं और हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हमें यह देखने को नहीं मिलता कि उसके साथ क्या होता है, हम केवल एक खाली स्क्रीन देखते हैं। इस बीच नित्या मेनन जो फिल्म में गुमनाम है, अपने विधवा पिता की जेरोक्स दुकान संभालती है। एक दिन गौरी जेरोक्स की दुकान पर जाती है और उसे अपने अप्रकाशित उपन्यास की स्क्रिप्ट सौंपी देती है। वह वादा करता है कि वह फोटोकॉपी लेने के लिए उस रात बाद में वापस आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता है। नित्या को पता चला कि गौरी की हत्या उसकी राजनीतिक विचारधारा के कारण की गई थी। नित्या गौरी के अप्रकाशित उपन्यास का क्या करती है? क्या पुलिस हत्यारों का सुराग लगातार उसे ढूंढ पाएगी? उत्तर जानने के लिए फिल्म देखें। सिंधु वीएस की कहानी में तलाश के लिए कई कोण हैं। हमें यह नहीं पता चलता है कि गौरी शंकर की पृष्ठभूमि क्या है। हम नहीं जानते हैं कि नित्या मेनन अप्रकाशित उपन्यास के साथ क्या करने जा रही है।
ऐसा दिलचस्प कोण के साथ सिंधु एक दिलचस्प कहानी की बूंद शक्ति थी। हालांकि 1901 में शायद ही कोई कहानी है। 1 घंटे और 47 मिनट के छोटे रन टाइम के साथ 1901 ए मुश्किल से सतह को खरोचता है। बहुत सारे उप प्लॉट हैं और उनमें से अधिकांश को कोई समापन नहीं मिलता। नित्या मेनन और उसके मुस्लिम दोस्त के बारे में एक अलग कहानी है जिसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक अन्य ट्रैक नित्या और उसके पिता के बीच किस मधुर संबंधों के बारे में नहीं है। नित्या विजय से सेतुपति के उपन्यासों से प्रकाश से मिलने जाती है, लेकिन वह भी कहीं नहीं ले जाता। जब नित्या मेनन के हाथ हाथ अप्रकाशित उपन्यास लगाता लगता है तो वह भ्रमित हो जाती है और वही उलझन पटकथा में दिखाई देती है, क्योंकि यह वही नहीं बना बताती है जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया है। एक सीन में नित्या मेनन दिवंगत गौरीशंकर की बहन से मिलने जाती है। जाते समय वह उसे गले लगा लेती है, लेकिन बेमेल पटकथा के कारण आप कोई भावना महसूस नहीं करते। विजय सेतुपति को एक हॉटशॉट लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, जो सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। गौरी कृष्णन और गौरी लंकेश, क्या इसके कोई घंटी बजती है? हालांकि 1901 एक बर्बाद अवसर है, क्योंकि कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई मतलब हो। फिल्म में विजय सेतुपति और नित्या मेनन असाधारण हैं। वे एक लिखित स्क्रिप्ट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार भी जाती है। इसी तरह इंद्रजीत कुमारन और इंद्रांश की संक्षिप्त भूमिकाएं भी हैं, और वे हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। 1901 ए प्राणायाम रूप से में सिनेमा है। यह गंभीर राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा है, लेकिन यह शोर-शराबे वाली टीवी बहसों की तरह चिल्लाता नहीं है। इसके बजाय यह रुकता है, यह देखता है, यह अवशोषित करता है, यह प्रतिबिंब करता है, यह शांत होता है। नवोदित निर्देशक इंदु वी एस ने अपनी फिल्म का शीर्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1901 ए से लिया है, जो प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बहादुरी की से कला सफेद नाम एक ऐसी फिल्म के सामने खड़ा है जो इसके विपरीत अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म है। भले ही वह हर कदम पर अपने राजनीतिक और इरादे के बारे में स्पष्ट रहती है। 1901 एक कार्यकर्ता के लेखक की कहानी है, जो जीवन में एक चौराहे पर खड़े एक युवा में चुपचाप क्रांति का बीज बो रहा है। यह एक ध्यानमग्न फिल्म है, जिसके क्रेडिट में पेनाकुट्टी युवा महिला के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नित्या मेनन उस पेनाकुट्टी की भूमिका निभाती है, जो एक अपरिवर्तित दिनचर्या में फंसी हुई है। वह अपने पिता गंगा श्रीकांत मुरली के साथ साझा कर घर चलाती है, उस फोटोकॉपी की दुकान का प्रबंधन करती है जिसे वह कभी चलाता था, और अपनी दोस्त फातिमा एक असाधारण सहायक भूमिका में अतुल्या आसदम के साथ घूमती है। इस बीच गंगा हर किसी के लिए गंगेतम ने जीवन से हार मान ली है। बेटी और पिताजी पर इस्तीफा के बादल मंडरा रहे हैं। हमें बाद में पता चला कि ऐसा क्यों है। इस महिला के पास एक समय चिंगारी थी, लेकिन अब उसका जीवन स्थिर हो गया है। वह एक शुभचिंतक से कहती है, यह स्कूटर और वह दुकान ही मेरा पास है। मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन कितना समय तक चलेगा। फिर कसम्बलाका की व्याख्या करने के लिए दुनिया भर के सभी कस्बों में सभी फोटोकॉपी की दुकानों में से कोई न कोई उसकी दुकान में चला जाता है, और इसमें सबसे अप्रत्याशित स्थान पर एक विप्लव क्रांति का जन्म होता है। 1901 ए लिखित शब्द की शांति के बारे में है। सबसे निष्क्रिय व्यक्ति में भी आग जलाने की इसकी क्षमता के बारे में है, भाग्यवाद के बारे में है, और कैसे प्रतीत होता है कि सांसारिक कार्यस्थित यथार्थ स्थिति को बदल सकते हैं। यह उन लोगों से सवाल करने का कार्य हो सकता है जिनके बारे में
आप जो सोचते हैं कि वे आपके राय को नजरअंदाज कर देंगे। जब तक आप पूछते नहीं, तब तब आप निश्चित रूप से कैसे जानते हैं? कभी-कभी केवल फोटोकॉपी लेना चाहिए। विरोध हो सकता है। 1901 में नित्या मेनन के ट्रैक के साथ उनके बिल्कुल अलग दुनिया में हम मलयालम सिनेमा में अपनी पहली मुख्य भूमिका में तमिल स्टार विजय सेतुपति द्वारा निभाए गए गौरी शंकर से मिलते हैं। विजय ने 2019 में बेहद निराशाजनक जयराम स्टार मार्कोनी मथाई में एक विस्तारित कैमियो किया था। राज्य की सीमाओं से परे कार्यकर्ता और साहित्यिक के हलकों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति गौरी और एक गैर वर्णनात्मक गांव में नित्या के गैर वर्णनात्मक चरित्र के बीच संबंधों को गीतात्मक तरीके से चित्रित किया गया है। 1918 विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्ट अभिनय प्रस्तुत करता है। नायक के दोस्तों के रूप में अतुल्या असादम और भागत मैनुएल विशेष रूप से प्यारो है। गौरी के रूप में विजय सेतुपति के कद के स्टार की कास्टिंग अपने आप में एक बात बनाती है। विजय गौरी की गंभीरता को हल्कापन देते हैं और साथ ही उस व्यक्ति के हल्के हास्यबोध को भी खींचते हैं। लंबी भूमिका में नित्या मेनन बेहतरीन है। उनकी स्पष्ट लगभग बच्चों जैसी संवाद अदायगी उनके चरित्र की अत्यधिक कायरता को रेखांकित करती है। वह जो मासूमियत व्यक्त करती है, वह आत्मविश्वास और निराशा सभी एक सुंदर दृश्य में मिलती है, जिसमें वह एक अन्य महिला से कहती है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह उस पल में लीक से हटकर जा रही है, क्योंकि वह अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए रुकती है। अभी तक मैंने केवल वही किया जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। भारत के पुरुष प्रधान फिल्म उद्योगों में आदर्श से हटकर नित्या को क्रेडिट में नंबर वन स्थान मिला है। विजय के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार होने के बावजूद ऐसा होता होना सिंधु की अपने पटकथा के प्रति प्रतिबद्धता और इसके प्रति उनके सम्मान का एक पैमाना है। मलयालम सिनेमा के लिए यह कितना अद्भुत वर्ष साबित हो रहा है। एक के बाद एक यादगार निर्देशन की शुरुआत ने सिनेमाघरों और ओटीटी पर हो रही है। एक विस्तारित सूची में जिसमें अन्य लोगों के अलावा रथीना पुजू, नितिन लुकोश शामिल है। भारत की सबसे हाई प्रोफाइल फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और मलयालम सिनेमा के बीच का अंतर 1918 के दौरान हर कदम पर हमारे सामने आ खड़ा होता है। जबकि बॉलीवुड फिल्में इन दोनों आमतौर पर विवादास्पद मुद्दों से बचती है, जब वे वर्तमान केंद्र सरकार और या इसकी विचारधारा के प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर रही होती है। 1918 इसके ठीक विपरीत करने समय कोई शब्द नहीं बोलती है। वर्ष 2019 से कार्यकर्ताओं की हत्याओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की सरकार की कोशिशों का खुलेआम स्क्रीन पर हवाला दिया जाता है। समाचार मीडिया द्वारा गौरी को स्पष्ट रूप से मानवाधिकार समर्थन, हिंदुत्व का विरोधी और अम्बेडकरवादी बताया गया। उनका उपनाम, जातिवाद और लिंग उनके भिन्न हो सकता है, लेकिन कई मायनों में यह फिल्म दिवंगत कार्यकर्ता गौरी लंकेश और अन्य लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्हें दक्षिणपंथी हिंसा का निशाना बनाया गया है। केवल स्पष्टता, साहस और उदार विचारधारा से ही महान सिनेमा स्वतंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। जो चीज 1918 को खास बनाती है वह है इसकी काव्यात्मक सहज कहानी और आकर्षण विचारशील लहजा। फिल्म में काफी खामियां हैं। यह कुछ ढीले धागे छोड़ देता है। उदाहरण के लिए प्रकाश गृह के प्रबंधक ने अपने बॉस को उस उत्सुक आगंतुक के बारे में सूचित क्यों कि नहीं किया जिससे उनसे भेजा था। यह कुछ स्थानों पर बिना किसी उद्देश्य के तिरछा भी है, जैसे कि गौरी के मलयालम उच्चारण और उस महिला के बीच भ्रमित करने वाला अंतर जिसे हर कोई उसकी बहन श्री लक्ष्मी कहता है। हालांकि यदि आप उसके साथ एक साक्षात्कार के शीर्षक को पढ़ने में
पकड़ने में कामयाब होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि वह उसकी सगी रिश्तेदार नहीं है। पुलिसकर्मी इस्माइल इब्राहिम, दीपक परम्बोल और प्रकाश आनंद इंद्रजीत सुकुमारन के बीच एक तीखी बातचीत होती है और गौरी के साथ बातचीत के दौरान आनंद की ओर से अधिक मौखिक बातचीत होती है। आत्मा भोग के क्षण ही भी है, खासकर अंतिम दृश्य में। हालांकि अभिनय दृश्यों और जीवन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियों में जो बात रह गई है वह बड़े विषय से जुड़ी हो भी सकती है और नहीं भी। यौन उत्पीड़न की वह क्षणभंगुर घटना, वह मुरझाया हुआ कम्युनिस्ट झंडा और भी बहुत कुछ जो आसानी से छूट सकता है। ऐसा भी बहुत कुछ है जो बिना कुछ कहे ही कहा जाता है। गौर करें कि गौरी एक बहुभाषी अपने लेखन में तमिल, मलयालम और अंग्रेजी का पक्ष कैसे लेते हैं। उस भाषा का कोई उल्लेख नहीं है जो हिंदी बेल्ट के बाहर बाहर भारत के लिए वर्चस्वाद का प्रतीक है। वो भाषा जिसे व्यावसायिक मलयालम सिनेमा बिना सोचे समझे व्यवहार में लाता है, विशेष रूप से गीतों के मामले में। एक आकर्षक युवा महिला और पुरुष के बीच वास्तविक और गहरे स्नेह पर ध्यान दे, जिसमें संभावित रोमांस का कोई संकेत नहीं है, जैसा कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मुख्यधारा की फिल्मों और श्रृंखलाओं में आदर्श है। कथा में अंबेडकर की सर्वपक्षता पर ध्यान में कि कैसे ईसाई भक्तों एक निकाह और महाकाव्य बदरुल मुनि हुस्नुल जमान के संदर्भ को एचलपेट्टी गांव के में मूल रूप से बुना गया है, जहाँ नायिका रहती है सह अस्तित्व को सामान्य बनाती है, जैसे कि मलयालम सिनेमा नियमित रूप से करता है। देखें कि चर्च के जुलूस में भीड़ के बीच से एक कार्यकर्ता निकलता है, जिसके शीर्ष पर ड्रैगन के हत्यारे सेठ जॉर्ज की मूर्ति है। नियोजित कल्पना शक्तिशाली है, लेकिन सिंधु कभी भी कथा के विचारशील भाव से भटकती नहीं है। यह दिलचस्प है कि उन्होंने एक फिल्म के लिए ऐसा सुखदायक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके मूल में मारे गए कर्ताओं के लिए एक विलाप और दलितों के प्रति सामाजिक क्रूरता का आरोप है। 1918 के लिए गोविंद वसंत का संगीत घायल आत्माओं के लिए एक मरहम है, जो डीओपी मनीष माधवन के धुन से भरे पहाड़ों और चेहरों के उदास फ्रेम और अधिक अंतरंग स्थानों के बाद शानदार हवाई दृश्यों को प्रतिबिंबित करता है। 1901 में मेरे मन पसंदीदा दृश्यों में से एक में गौरी को ग्रामीण इलाकों में पत्तों से भरे एक सुंदर रास्ते पर चलते हुए दिखाया गया है, जबकि पृष्ठभूमि में एक भयावह गाना बज रहा है। अलग से पेनकुट्टी उसी रास्ते पर चलती है, उसे काटो, वह कुछ देर के लिए मुड़ता है, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि एक गौरी चली जाती है तो दूसरी उसी सड़क पर आगे चलने के लिए उसकी जगह ले लेती है। यह फिल्म हमें आश्वस्त करती नजर आती है। 1918 में गौरी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है जो कभी नहीं मरता। 1918 एक 2022 भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे नवोदित इंदु वी.एस. द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नित्या मेनन, विजय सेतुपति और इंद्रजीत सुकुमारन है। फिल्म का निर्माण एंटो जोसेफ और नीता पिंटो ने किया है। यह फिल्म मलयालम में चरित्र भूमिका में विजय सेतुपति की पहली फिल्म है और मार्कोनी मथाई के बाद उनकी दूसरी मलयालम फिल्म है। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई और इसे मिक्सित समीक्षाएं मिली। 1918 एंटो जोसेफ फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित है और यह सिंधु वी.एस. के निर्देशन की पहली फिल्म है। यह विजय सेतुपति की मलयालम में एक चरित्र भूमिका में पहली फिल्म भी है। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2021 में पूरी हुई। अप्रैल 2021 में निर्देशक इंदु वी.एस. ने घोषणा की कि फिल्म कोविड-19 महामारी के कारण नाटकीय रूप से रिलीज नहीं होगी और वह ओटीटी रिलीज की तलाश में थे। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
और सभी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति, लेकिन क्या हम सब ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं? या क्या हम सभी विभिन्न व्यवस्थागत स्थितियों, पूर्वाग्रहों, पदानुक्रमों और नैतिकताओं में उलझे हुए हैं? फिल्म निर्माता इंदु वीएस ने अपनी पहली फिल्म के माध्यम से समाज में चुप्पी को खूबसूरती से भड़काने की कोशिश की है, जो एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जिसने अपने जीवन की सांसारिकता और जिम्मेदारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। एक फिल्म जो अपने केंद्रीय चरित्र का नाम बताने से इनकार करती है। वह नित्या मेनन को एक फोटोकॉपी की दुकान के मालिक के रूप में चित्रित करती है, जो बहुत निरस जीवन जीती है। उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जब उसके पिता एक दिन अपनी पत्नी के फोन कॉल का समस्या समय पर जवाब न देने और उसे खोने के अपराध बोध के कारण अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं, वो अपने पिता की भावनाओं, शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कहने में, अपने दोस्त की असहायता और एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करती है जो प्रतियां बनाने के लिए एक पांडुलिपि छोड़ देता है और कहता है कि वह रात तक वापस आ जाएगा। वह कभी वापस नहीं आता। जैसे ही वह अपनी पुरानी फोटोकॉपी मशीन की मरम्मत के लिए इन प्रतियों को बनाने के पैसे का इंतजार कर रही थी, उसकी मृत्यु की खबर सामने आई। वह क्रांतिकारी लेखक गौरी शंकर थे, जिन्होंने व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया था। उनके अंतिम कार्य की प्रकाशित पांडुलिपि उनके पास उनके अंतिम शब्द के साथ छोड़ दी गई है। जैसा तुम चाहो वैसा करो। जब वो उसके शब्दों और विचारों को पढ़ती है, तो उसकी आत्मा खो की खोज की यात्रा फिल्म बनाती है। फिल्म एक गीत की तरह रहस्यमय फ्रेम, उपयुक्त संगीत और निर्बाध पटकथा के साथ बहती है और दर्शकों को किसी भी स्वतंत्रता की स्मृति के बारे में विचार देती है। फिल्म में महिला नायक का कोई नाम नहीं होने के से वैराग्य की भावना पैदा होती है, क्योंकि दर्शक कहानी को परतों में खुलते हुए देखते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि यह किसी के साथ भी हो सकता है। यह हमें यह भी बताता है कि समुदाय में किसी की पहचान के लिए उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। किसी को प्रगतिशील पत्रकार गौरी लंकेश की याद आ जाएगी, जिनकी बेंगलुरु में उनके घर के बाहर चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और पुस्तक में पेरुमल मुरुगन जैसे लेखकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है, वह है मनीष माधवन की वाटर कलर पेंटिंग जैसी सिनेमेटोग्राफी और गोविंद वसंत के संगीत से सजी फिल्म की धीमी गति। रंगवाद, नस्लवाद, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और यहाँ तक कि शादी की पसंद पर भी बातचीत होती है, जो फिल्म में सूक्ष्मता से शामिल है, जो किसी हम आप तौर पर मलयालम सिनेमा में देखते हैं। पिता और पुत्री के दृश्यों का उल्लेख आवश्यक है। नित्या मेनन ने नायक के रूप में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से फिल्म का वर्णन किया गया है। वह शर्मीले, बुद्धिमान, सक्षम और जिम्मेदार ग्रानी के किरदार में आसानी से ढल जाती है। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वह दर्शकों के साथ-साथ एक आत्मविश्वासी महिला के रूप में विकसित होती जाती है। विजय सेतुपति, इंद्रजीत, अथुल्या, अषादम और श्रीकांत मुरली ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। अपनी पहली फिल्म के माध्यम से इंदु वीएस ने वादा किया है कि मलयालम सिनेमा में उन्हें दिलचस्प कहानियों और निर्माण शैली के साथ और अधिक देखा जाएगा। एक महिला फिल्म निर्माता के रूप में वह व्यावसायिक बाजारों के लिए आवश्यक चरणात्मक मानदंडों और मसाले के बिना एक नई कथा शैली लाने की भी कोशिश करती है। यह फिल्म उन शौकीनों के लिए है जो सिनेमा के माध्यम से देखना चाहते हैं कि माध्यम की मायाविता को गहराई से देखना चाहते हैं और सभी पहलुओं में फिल्म की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। शब्दों, विचारों, अनुभवों और लेखन की शक्ति प्रबल होनी चाहिए। सिंधु बीएस 1901 में अनाम नायक पेनकुट्टी के रूप में श्रेय दिया गया। छोटे शहर अंचलपट्टी में एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। उनके नियमित लोगों में परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र छपवाने की जल्दी में रहने वाला स्थानीय स्कूल का चपरासी
उनके पैम्फलेट के लिए शहर की लाइब्रेरी और कभी नोट्स नहीं लिखने वाले आलसी छात्र शामिल हैं। इस दुकान को नेशनल प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कहा जाता है, लेकिन टूटे हुए कंप्यूटर और नियमित बिजली की कमी के कारण यह शायद ही वह संस्था है जिनका नाम इसके होने का सुझाव देता है। यह पेन कुट्टी भी एक दिनचर्या और एक टिफिन बॉक्स के साथ समान रूप से वर्णनातीत है, जो उसे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही एक अलग जीवन जीने वाला बनाती है। दुकान संभालने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके वाक्य निष्क्रिय स्वर में प्रतीत होते हैं। जब दूर से देखा जाता है, मनीष माधवन की गिरफ्तारी करने वाला वाइट्स द्वारा मदद की गई 1901 उनकी अराजनीतिक गैर राजनीति से राजनीतिक तक की यात्रा है। यह वही है जो उसे जीवंत बनाता है और जीवन को अर्थ देता है। लेकिन यह परिवर्तन उसके आसपास जो हो रहा है उससे प्रेरित नहीं हो रहा है। यहाँ टीवी पर समाचार आधिकारिक राज अधिक के दुरुपयोग के बारे में बात करता है। यह सबसे व्यक्तिगत और आंतरिक है, जैसा कि प्यार में पड़ना किसी व्यक्ति को कैसे बदल सकता है, लेकिन यह कोई नियमित ग्राहक नहीं है जो उसमें यह बदलाव लाता है। गौरी शंकर के रूप में विजय सेतुपति गौरी लंकेश को श्रद्धांजलि देते हुए जल्दी वापस लौटने के वादे के साथ उनके साथ अपने काम की एक प्रतिलिपि छोड़ते हैं। उन्हें इस पुस्तक की एक प्रति बनाने का काम सौंपा गया है, जो तमिल, मलयालम और अंग्रेजी या तीन महाद्वीपों के मिश्रण में लिखी गई है। जैसा कि गौरी इन भाषाओं का वर्णन करती है, उनकी संक्षिप्त बातचीत 1 मिनट तक चलती है, लेकिन इसका प्रभाव भयावह होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस बैठक में बोले गए प्रत्येक शब्द नए अर्थ लेते हैं। यहाँ तक कि उनके लिखित शब्द भी इस महिला को आत्मखोज के मार्ग पर ले जाते हैं, जो उसे जीवन को अलग तरीके से देखने के लिए मजबूर करता है। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होती है, तो वह न केवल एक दोस्त को खोने के बारे में चिंतित होती है, बल्कि वह उसे आश्वासन देने का भी ध्यान रखती है, जो उसे आज़ाद करने सके। उसके शयन कक्ष की दीवार पर एक पक्षी पिंजरे से बाहर निकलते हुए एक पंछी का चित्र है। यह बात उसके पिता के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी सच है। दोनों द्वीपों के बीच टूटे दूर के रिश्ते से हम देखते हैं कि महिला का आंतरिक परिवर्तन उसके पिता भर पर भी कैसे प्रभाव डालता है। लेकिन गौरी का हर मिलने वाले पर ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। ये बातचीत विभिन्न स्थानों पर होती है, लेकिन फिल्म यात्रा को एक मूल भाव के रूप में उपयोग करती है। एक मेज पर होने वाली नियमित बातचीत के बजाय हम गौरी और उनके श्रोता दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बातचीत में संलग्न देखते हैं। इन उदाहरणों में हम गौरी को न केवल बातचीत करते हुए बल्कि उससे वाहन को भी चलाते हुए देखते हैं जिसमें वे यात्रा कर रहे हैं, भले ही वह उसका नहीं हो। गौरी की उपस्थिति ऐसी है कि वह आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील संभालता है जहां आप नहीं जानते थे कि आप पहुंच सकते हैं। फिल्म भी एक लेखक और उसके पाठक के रूप बीच एक मूक बातचीत में बदल जाती है। पीछे मुड़कर देखें तो कुछ घटनात्मक इन क्षणों को अंतिम रूप से देते हैं और शांति की स्थिति देते हैं, जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति में देखते हैं जिसने वह सब कुछ कहा दिया है जो उसे कहना चाहिए था। गौरी समझती है कि उसके शब्दों और विचारों का मूल्य उससे कहीं अधिक है, इसलिए डर या जीवित रहने की इच्छा की झलक कभी नहीं होती। उनके शब्दों का वजन ऐसा है कि उन्हें अपनी बात कहने के लिए धनी प्रकाशनों पर निर्भर नहीं कर रहना पड़ता। उसे राष्ट्रीय प्रभाव बनाने के लिए बस एक अनाम फोटोकॉपी दुकान के मालिक और उसकी टूटी हुई मशीन की आवश्यकता है। इस नाजुक फिल्म के साथ सिंधु वीएस एक मजबूत और मार्मिक पहली फिल्म बनाती है जो शब्दों की आवश्यकता के बिना बहुत कुछ कहती है। उनका लेखन भी इस स्तरीय यात्रा से
में सहायता करता है, क्योंकि हम एक महिला को विरोध प्रदर्शनों के बारे में मजाक बनाने के लिए से लेकर खुद एक प्रतीत बनने तक बदलते रह देखते हैं। सिंधु के सिनेमाई विचार भी उनके राजनीतिक रूप से तरह मजबूत है। छवि के अलावा वह गहरी परेशान करने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए ध्वनियों का भी उपयोग करती है, लेकिन यह दोनों मुख्य किरदारों का अभिनय भी है जो फिल्म को खास बनाता है। नित्या मेनन को हमें अपने चरित्र के दिमाग में गहराई तक ले जाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जो इतना संघर्षों से भरा है कि वह मुश्किल से खुद को सोचने हुए शक सुन सकती है। विजय सेतुपति ने भी हमें वर्षों में अपने बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक दिया है। यह उतना प्रदर्शन नहीं है जितना उनकी उपस्थिति है, लेकिन वह इतनी आसानी से हमें गौरी के बारे में आश्वस्त कर लेते हैं, एक अविश्वसनीय चरित्र जिसे लाखों लोग तक पहुंचने के लिए अपनी आवाज उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्रांति के बारे में कोई फिल्म शायद ही इतनी व्यक्तिगत महसूस हो सकती है। गौरी की तरह 1901 भी समझती है कि जोरदार भाषाओं की तुलना में फुसफुसाहट अधिक प्रभावशाली हो सकती है। विजय सेतुपति और नित्या मेनन दो दमदार कलाकार हैं, जो हर फिल्म से दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब होते हैं। जब दोनों ने नवोदित निर्देशक इंदु वी.एस. 1901 के लिए हाथ मिलाया, तो उम्मीदें आसमान छू गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1901 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। अब यह एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित फिल्म के लिए एक ठोस कलाकार है ना? क्या इंदु विजय सेतुपति और नित्या ने वह हासिल किया जो उन्होंने तय किया था? 1901 की शुरुआत लेखक गौरी शंकर विजय सेतुपति द्वारा आधी रात में लापरवाही से चाय पीने से होती है। बाइक पर दो लोग उसके पास आते हैं और हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हमें यह देखने को नहीं मिलता कि उसके साथ क्या होता है। हम केवल एक खाली स्क्रीन देखते हैं। इस बीच नित्या मेनन, जो फिल्म में गुमनाम है, अपने विधवा पिता की जेरोक्स दुकान संभालती है। एक दिन गौरी जेरोक्स की दुकान पर जाती है और उसे अपने अप्रकाशित उपन्यास की स्क्रिप्ट सौंपी देती है। वह वादा करता है कि वह फोटोकॉपी लेने के लिए उस रात बाद में वापस आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता है। नित्या को पता चला कि गौरी की हत्या उसकी राजनीतिक विचारधारा के कारण की गई थी। नित्या गौरी के अप्रकाशित उपन्यास का क्या करती है? क्या पुलिस हत्यारों का सुराग लगातार उसे ढूंढ पाएगी? उत्तर जानने के लिए फिल्म देखें। सिंधु वीएस की कहानी में तलाश के लिए कई कोण हैं। हमें यह नहीं पता चलता है कि गौरी शंकर की पृष्ठभूमि क्या है। हम नहीं जानते हैं कि नित्या मेनन अप्रकाशित उपन्यास के साथ क्या करने जा रही है। ऐसा दिलचस्प कोण के साथ सिंधु एक दिलचस्प कहानी की बूंद शक्ति थी, हालांकि 1901 में शायद ही कोई कहानी है। 1 घंटे और 47 मिनट के छोटे रन टाइम के साथ 1901 मुश्किल से सतह को खरोचता है। बहुत सारे उप प्लॉट हैं और उनमें से अधिकांश को कोई समापन नहीं मिलता। नित्या मेनन और उसकी मुस्लिम दोस्त के बारे में एक अलग कहानी है, जिसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक अन्य ट्रैक नित्या और उसके पिता के बीच किस मधुर संबंधों के बारे में नहीं है। नित्या विजय से सेतुपति के उपन्यासों से प्रकाश से मिलने जाती है, लेकिन वह भी कहीं नहीं ले जाता। जब नित्या मेनन के साथ हाथ अप्रकाशित उपन्यास लगता है, तो वह भ्रमित हो जाती है और वही उलझन पटकता में दिखाई देती है, क्योंकि यह वही नहीं बना बताती है जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया है। एक सीन में नित्या मेनन दिवंगत गौरी शंकर की बहन से मिलने जाती है। जाते समय वह उसे गले लगा लेती है, लेकिन बेमेल पटकथा के कारण आप कोई भावना महसूस नहीं करते। विजय सेतुपति को एक हॉटशॉट लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, जो सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। गौरी कृष्णन और गौरी लंकेश, क्या इसके कोई घंटी
बचती है। हालांकि 19-1 एक बर्बाद अवसर है, क्योंकि कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई मतलब हो। फिल्म में विजय सेतुपति और नित्या मेनन असाधारण हैं। वे एक लिखित स्क्रिप्ट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार भी जाती है। इसी तरह इंद्रजीत कुमारन और इंद्रांश की संक्षिप्त भूमिकाएं भी हैं, और वे हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। 19-1 प्राणायाम रूप से में सिनेमा है। यह गंभीर राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा है, लेकिन यह शोर-शराबे वाली टीवी बहसों की तरह चिल्लाता नहीं है। इसके बजाय यह रुकता है, यह देखता है, यह अवशोषित करता है, यह प्रतिबिंब करता है, यह शांत होता है। नवोदित निर्देशक इंदु वी.एस. ने अपनी फिल्म का शीर्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19-1 से लिया है, जो प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बहादुरी की से कला सफेद नाम एक ऐसी फिल्म के सामने खड़ा है जो इसके विपरीत अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म है। भले ही वह हर कदम पर अपने राजनीतिक और इरादे के बारे में स्पष्ट रहती है। 19-1 एक कार्यकर्ता के लेखक की कहानी है, जो जीवन में एक चौराहे पर खड़े एक युवा में चुपचाप क्रांति का बीज बो रहा है। यह एक ध्यानमग्न फिल्म है, जिसके क्रेडिट में पेनाकुट्टी युवा महिला के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नित्या मेनन उस पेनाकुट्टी की भूमिका निभाती है, जो एक अपरिवर्तित दिनचर्या में फंसी हुई है। वह अपने पिता गंगा श्रीकांत मुरली के साथ साझा घर चलाती है, उस फोटोकॉपी की दुकान का प्रबंधन करती है जिसे वह कभी चलाता था, और अपनी दोस्त फातिमा एक असाधारण सहायक भूमिका में अतुल्या आसदम के साथ घूमती है। इस बीच गंगा हर किसी के लिए गंगेतम ने जीवन से हार मान ली है। बेटी और पिताजी पर इस्तीफा के बादल मंडरा रहे हैं। हमें बाद में पता चला कि ऐसा क्यों है। इस महिला के पास एक समय चिंगारी थी, लेकिन अब उसका जीवन स्थिर हो गया है। वह एक शुभचिंतक से कहती है, यह स्कूटर और वह दुकान ही मेरा पास है। मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन कितना समय तक चलेगा। फिर कसम्बलाका की व्याख्या करने के लिए दुनिया भर के सभी कस्बों में सभी फोटोकॉपी की दुकानों में से कोई न कोई उसकी दुकान में चला जाता है, और इसमें सबसे अप्रत्याशित स्थान पर एक विप्लव क्रांति का जन्म होता है। 19-1 लिखित शब्द की शांति के बारे में है। सबसे निष्क्रिय व्यक्ति में भी आग जलाने की इसकी क्षमता के बारे में है, भाग्यवाद के बारे में है, और कैसे प्रतीत होता है कि सांसारिक कार्यस्थल यथार्थ स्थिति को बदल सकते हैं। यह उन लोगों से सवाल करने का कार्य हो सकता है जिनके बारे में आप जो सोचते हैं कि वे आपके राय को नजरअंदाज कर देंगे। जब तक आप पूछते नहीं, तब तब आप निश्चित रूप से कैसे जानते हैं। कभी कभी केवल फोटोकॉपी लेना चाहिए विरोध हो सकता है। 19-1 में नित्या मेनन के ट्रैक के साथ उनके बिल्कुल अलग दुनिया में हम मलयालम सिनेमा में अपनी पहली मुख्य भूमिका में तमिल स्टार विजय सेतुपति द्वारा निभाए गए गौरी शंकर से मिलते हैं। विजय ने 2019 में बेहद निराशाजनक जयराम स्टार मार्कोनी मथाई में एक विस्तृत कैमियो किया था। राज्य की सीमाओं से परे कार्यकर्ता और साहित्यिक के हलकों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति गौरी और एक गैर वर्णनात्मक गांव में नित्या के गैर वर्णनात्मक चरित्र के बीच संबंधों को गीतात्मक तरीके से चित्रित किया गया है। 19-1 विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्ट अभिनय प्रस्तुत करता है। नायक के दोस्तों के रूप में अतुल्या असादम और भागत मैनुएल विशेष रूप से प्यारो है। गौरी के रूप में विजय सेतुपति के कद के स्टार की कास्टिंग अपने आप में एक बात बनाती है। विजय गौरी की गंभीरता को हल्कापन देते हैं, और साथ ही उस व्यक्ति के हल्के हास्यबोध को भी खींचते हैं। लंबी भूमिका में नित्या मेनन बेहतरीन है। उनकी स्पष्ट, लगभग बच्चों जैसी संवाद अदायगी, उनके चरित्र की अत्यधिक कायरता
को रेखांकित करती है। वह जो मासूमियत व्यक्त करती है, वह आत्मविश्वास और निराशा सभी एक सुंदर दृश्य में मिलती है, जिसमें वह एक अन्य महिला से कहती है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह उस पल में लीक से हटकर जा रही है, क्योंकि वह अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए रुकती है। अभी तक मैंने केवल वही किया जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। भारत के पुरुष प्रधान फिल्म उद्योगों में आदर्श से हटकर नित्या को क्रेडिट में नंबर वन स्थान मिला है। विजय के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार होने के बावजूद ऐसा होता होना सिंधु की अपनी पटकथा के प्रति प्रतिबद्धता और इसके प्रति उनके सम्मान का एक पैमाना है। मलयालम सिनेमा के लिए यह कितना अद्भुत वर्ष साबित हो रहा है। एक के बाद एक यादगार निर्देशन की शुरुआत ने सिनेमाघरों और ओटीटी पर हो रही है। एक विस्तारित सूची में जिसमें अन्य लोगों के अलावा रथीना पुजू, नितिन लुकोश शामिल है। भारत की सबसे हाई प्रोफाइल फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और मलयालम सिनेमा के बीच का अंतर 1918 के दौरान हर कदम पर हमारे सामने आ खड़ा होता है। जबकि बॉलीवुड फिल्में इन दोनों आमतौर पर विवादास्पद मुद्दों से बचती है, जब वे वर्तमान केंद्र सरकार और या इसकी विचारधारा के प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर रही होती है। 1918 इसके ठीक विपरीत करने समय कोई शब्द नहीं बोलती है। वर्ष 2019 से कार्यकर्ताओं की हत्याओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की सरकार की कोशिशों का खुलेआम स्क्रीन पर हवाला दिया जाता है। समाचार मीडिया द्वारा गौरी को स्पष्ट रूप से मानवाधिकार समर्थन, हिंदुत्व का विरोधी और अम्बेडकरवादी बताया गया। उनका उपनाम, जातिवाद और लिंग उनके भिन्न हो सकता है, लेकिन कई मायनों में यह फिल्म दिवंगत कार्यकर्ता गौरी लंकेश और अन्य लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्हें दक्षिणपंथी हिंसा का निशाना बनाया गया है। केवल स्पष्टता, साहस और उदार विचारधारा से ही महान सिनेमा स्वतंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। जो चीज 1918 को खास बनाती है वह है इसकी काव्यात्मक सहज कहानी और आकर्षण विचारशील लहजा। फिल्म में काफी खामियां हैं। ये कुछ ढीले धागे छोड़ देता है। उदाहरण के लिए प्रकाश गृह के प्रबंधक ने अपने बॉस को उस उत्सुक आगंतुक के बारे में सूचित क्यों कि नहीं किया जिससे उनसे भेजा था। यह कुछ स्थानों पर बिना किसी उद्देश्य के तिरछा भी है, जैसे कि गौरी के मलयालम उच्चारण और उस महिला के बीच भ्रमित करने वाला अंतर जिसे हर कोई उसकी बहन श्री लक्ष्मी कहता है। हालांकि यदि आप उसके साथ एक साक्षात्कार के शीर्षक को पढ़ने में पकड़ने में कामयाब होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि वह उसकी सगी रिश्तेदार नहीं है। पुलिसकर्मी इस्माइल इब्राहिम, दीपक परम्बोल और प्रकाश आनंद इंद्रजीत सुकुमारन के बीच एक तीखी बातचीत होती है और गौरी के साथ बातचीत के दौरान आनंद की ओर से अधिक मौखिक बातचीत होती है। आत्मा भोग के क्षण ही भी है, खासकर अंतिम दृश्य में। हालांकि अभिनय दृश्यों और जीवन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियों में जो बात रह गई है वह बड़े विषय से जुड़ी हो भी सकती है और नहीं भी। यौन उत्पीड़न की वह क्षणभंगुर घटना, वह मुरझाया हुआ कम्युनिस्ट झंडा और भी बहुत कुछ जो आसानी से छूट सकता है। ऐसा भी बहुत कुछ है जो बिना कुछ कहे ही कहा जाता है। गौर करें कि गौरी एक बहुभाषी अपने लेखन में तमिल, मलयालम और अंग्रेजी का पक्ष कैसे लेते हैं। उस भाषा का कोई उल्लेख नहीं है जो हिंदी बेल्ट के बाहर बाहर भारत के लिए वर्चस्वाद का प्रतीक है। वो भाषा जिसे व्यावसायिक मलयालम सिनेमा बिना सोचे समझे व्यवहार में लाता है, विशेष रूप से गीतों के मामले में। एक आकर्षक युवा महिला और पुरुष के बीच वास्तविक और गहरे स्नेह पर ध्यान दे, जिसमें संभावित रोमांस का कोई संकेत नहीं है, जैसा कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में
मुख्य धारा की फिल्मों और श्रृंखलाओं में आदर्श है। कथा में अंबेडकर की सर्वपक्षता पर ध्यान में कि कैसे ईसाई भक्तों एक निकाह और महाकाव्य बदरुल मुनी हुस्नुल जमान के संदर्भ को एचलपेट्टी गांव के में मूल रूप से बुना गया है, जहाँ नायिका रहती है सह अस्तित्व को सामान्य बनाती है, जैसे कि मलयालम सिनेमा नियमित रूप से करता है। देखें कि चर्च के जुलूस में भीड़ के बीच से एक कार्यकर्ता निकलता है, जिसके शीर्ष पर ड्रैगन के हत्यारे सेठ जॉर्ज की मूर्ति है। नियोजित कल्पना शक्तिशाली है, लेकिन सिंधु कभी भी कथा के विचारशील भाव से भटकती नहीं है। यह दिलचस्प है कि उन्होंने एक फिल्म के लिए ऐसा सुखदायक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके मूल में मारे गए कर्ताओं के लिए एक विलाप और दलितों के प्रति सामाजिक क्रूरता का आरोप है। 1901 के लिए गोविंद वसंत का संगीत घायल आत्माओं के लिए एक मरहम है, जो डीओपी मनीष माधवन के धुन से भरे पहाड़ों और चेहरों के उदास फ्रेम और अधिक अंतरंग स्थानों के बाद शानदार हवाई दृश्यों को प्रतिबिंबित करता है। 1901 में मेरे मनपसंदीदा दृश्यों में से एक में गौरी को ग्रामीण इलाकों में पत्तों से भरे एक सुंदर रास्ते पर चलते हुए दिखाया गया है, जबकि पृष्ठभूमि में एक भयावह गाना बज रहा है। अलग से पेनकुट्टी उसी रास्ते पर चलती है, उसे काटो वह कुछ देर के लिए मुड़ता है, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि एक गौरी चली जाती है तो दूसरी उसी सड़क पर आगे चलने के लिए उसकी जगह ले लेती है। यह फिल्म हमें आश्वस्त करती नजर आती है। 1901 में गौरी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है जो कभी नहीं मरता। 1901 एक 2022 भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे नवोदित इंदु वी.एस. द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नित्या मेनन, विजय सेतुपति और इंद्रजीत सुकुमारन है। फिल्म का निर्माण एंटो जोसेफ और नीता पिंटो ने किया है। यह फिल्म मलयालम में चरित्र भूमिका में विजय सेतुपति की पहली फिल्म है और मार्कोनी मथाई के बाद उनकी दूसरी मलयालम फिल्म है। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई और इसे मिक्सित समीक्षाएं मिली। 1901 एंटो जोसेफ फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित है और यह सिंधु वी.एस. के निर्देशन की पहली फिल्म है। यह विजय सेतुपति की मलयालम में एक चरित्र भूमिका में पहली फिल्म भी है। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2021 में पूरी हुई। अप्रैल 2021 में निर्देशक इंदु वी.एस. ने घोषणा की कि फिल्म कोविड-19 महामारी के कारण नाटकीय रूप से रिलीज नहीं होगी और वह ओटीटी रिलीज की तलाश में थे। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और सभी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति। लेकिन क्या हम सब ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, या क्या हम सभी विभिन्न व्यवस्थागत स्थितियों, पूर्वाग्रहों, पदानुक्रमों और नैतिकताओं में उलझे हुए हैं? फिल्म निर्माता इंदु वी.एस. ने अपनी पहली फिल्म के माध्यम से समाज में चुप्पी को खूबसूरती से भड़काने की कोशिश की है, जो एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जिसने अपने जीवन की सांसारिकता और जिम्मेदारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। एक फिल्म जो अपने केंद्रीय चरित्र का नाम बताने से इनकार करती है। वह नित्या मेनन को एक फोटोकॉपी की दुकान के मालिक के रूप में चित्रित करती है, जो बहुत निरस जीवन जीती है। उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जब उसके पिता एक दिन अपनी पत्नी के फोन कॉल का समस्या समय पर जवाब न देने और उसे खोने के अपराध बोध के कारण अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं, वो अपने पिता की भावनाओं, शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कहने में, अपने दोस्त की असहायता और एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करती है जो प्रतियां बनाने के लिए एक पांडुलिपि छोड़ देता है और कहता है कि वह रात तक वापस आ जाएगा। वह कभी वापस नहीं आता। जैसे ही वह अपनी पुरानी फोटोकॉपी मशीन की मरम्मत के लिए इन प्रतियों को बनाने के पैसे का इंतजार कर रही थी, उसकी मृत्यु की खबर सामने आई।
वह क्रांतिकारी लेखक गौरी शंकर थे, जिन्होंने व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया था। उनके अंतिम कार्य की प्रकाशित पांडुलिपि उनके पास उनके अंतिम शब्द के साथ छोड़ दी गई है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। जब वो उसके शब्दों और विचारों को पढ़ती है, तो उसकी आत्मा खो की खोज की यात्रा फिल्म बनाती है। फिल्म एक गीत की तरह रहस्यमय फ्रेम, उपयुक्त संगीत और निर्बाध पटकथा के साथ बहती है और दर्शकों को किसी भी स्वतंत्रता की स्मृति के बारे में विचार देती है। फिल्म में महिला नायक का कोई नाम नहीं होने के से वैराग्य की भावना पैदा होती है, क्योंकि दर्शक कहानी को परतों में खुलते हुए देखते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि यह किसी के साथ भी हो सकता है। यह हमें यह भी बताता है कि समुदाय में किसी की पहचान के लिए उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। किसी को प्रगतिशील पत्रकार गौरी लंकेश की याद आ जाएगी, जिनकी बेंगलुरु में उनके घर के बाहर चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और पुस्तक में पेरुमल मुरुगन जैसे लेखकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है, वह है मनीष माधवन की वाटर कलर पेंटिंग जैसी सिनेमेटोग्राफी और गोविंद वसंत के संगीत से सजी फिल्म की धीमी गति। रंगवाद, नस्लवाद, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और यहाँ तक कि शादी की पसंद पर भी बातचीत होती है, जो फिल्म में सूक्ष्मता से शामिल है, जो किसी हम आप तौर पर मलयालम सिनेमा में देखते हैं। पिता और पुत्री के दृश्यों का उल्लेख आवश्यक है। नित्या मेनन ने नायक के रूप में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से फिल्म का वर्णन किया गया है। वह शर्मीले, बुद्धिमान, सक्षम और जिम्मेदार ग्रानी के किरदार में आसानी से ढल जाती है। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वह दर्शकों के साथ-साथ एक आत्मविश्वासी महिला के रूप में विकसित होती जाती है। विजय सेतुपति, इंद्रजीत, अथुल्या, अषादम और श्रीकांत मुरली ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। अपनी पहली फिल्म के माध्यम से इंदु वीएस ने वादा किया है कि मलयालम सिनेमा में उन्हें दिलचस्प कहानियों और निर्माण शैली के साथ और अधिक देखा जाएगा। एक महिला फिल्म निर्माता के रूप में वह व्यावसायिक बाजारों के लिए आवश्यक चरणात्मक मानदंडों और मसाले के बिना एक नई कथा शैली लाने की भी कोशिश करती है। यह फिल्म उन शौकीनों के लिए है, जो सिनेमा के माध्यम से देखना चाहते हैं कि माध्यम की मायाविता को गहराई से देखना चाहते हैं और सभी पहलुओं में फिल्म की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। शब्दों, विचारों, अनुभवों और लेखन की शक्ति प्रबल होनी चाहिए। सिंधु बीएस 1901 में अनाम नायक पेनकुट्टी के रूप में श्रेय दिया गया। छोटे शहर अंचलपट्टी में एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। उनके नियमित लोगों में परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र छपवाने की जल्दी में रहने वाला स्थानीय स्कूल का चपरासी, उनके पैम्फलेट के लिए शहर की लाइब्रेरी और कभी नोट्स नहीं लिखने वाले आलसी छात्र शामिल हैं। इस दुकान को नेशनल प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कहा जाता है, लेकिन टूटे हुए कंप्यूटर और नियमित बिजली की कमी के कारण यह शायद ही वह संस्था है जिनका नाम इसके होने का सुझाव देता है। यह पेनकुट्टी भी एक दिनचर्या और एक टिफिन बॉक्स के साथ समान रूप से वर्णनातीत है, जो उसे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही एक अलग जीवन जीने वाला बनाती है। दुकान संभालने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके वाक्य निष्क्रिय स्वर में प्रतीत होते हैं। जब दूर से देखा जाता है, मनीष माधवन की गिरफ्तारी करने वाला वाइट्स द्वारा मदद की गई। 1901 उनकी अराजनीतिक गैर राजनीति से राजनीतिक तक की यात्रा है। यह वही है जो उसे जीवंत बनाता है और जीवन को अर्थ देता है। लेकिन यह परिवर्तन उसके आसपास जो हो रहा है, उससे प्रेरित नहीं हो रहा है। यहाँ टीवी पर समाचार आधिकारिक राज अधिक के दुरुपयोग के बारे में बात करता है। यह सबसे व्यक्तिगत और आंतरिक है, जैसा कि प्यार में पड़ना किसी व्यक्ति को कैसे बदल सकता है, लेकिन यह कोई नियमित ग्राहक नहीं है जो उसमें यह बदलाव लाता है। गौरी शंकर के रूप में विजय सेतुपति गौरी लंकेश को श्रद्धांजलि देते हुए जल्दी वापस लौटने के वादे के साथ उनके साथ अपने काम
की एक प्रतिलिपि छोड़ते हैं। उन्हें इस पुस्तक की एक प्रति बनाने का काम सौंपा गया है, जो तमिल, मलयालम और अंग्रेजी या तीन महाद्वीपों के मिश्रण में लिखी गई है। जैसा कि गौरी इन भाषाओं का वर्णन करती है, उनकी संक्षिप्त बातचीत 1 मिनट तक चलती है, लेकिन इसका प्रभाव भयावह होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस बैठक में बोले गए प्रत्येक शब्द नए अर्थ लेते हैं, यहाँ तक कि उनके लिखित शब्द भी इस महिला को आत्मखोज के मार्ग पर ले जाते हैं, जो उसे जीवन को अलग तरीके से देखने के लिए मजबूर करता है। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होती है, तो वह न केवल एक दोस्त को खोने के बारे में चिंतित होती है, बल्कि वह उसे आश्वासन देने का भी ध्यान रखती है, जो उसे आज़ाद करने सके। उसके शयन कक्ष की दीवार पर एक पक्षी पिंजरे से बाहर निकलते हुए एक पंछी का चित्र है। यह बात उसके पिता के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी सच है। दोनों द्वीपों के बीच टूटे दूर के रिश्ते से हम देखते हैं कि महिला का आंतरिक परिवर्तन उसके पिता भर पर भी कैसे प्रभाव डालता है। लेकिन गौरी का हर मिलने वाले पर ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। ये बातचीत विभिन्न स्थानों पर होती है, लेकिन फिल्म यात्रा को एक मूल भाव के रूप में उपयोग करती है। एक मेज पर होने वाली नियमित बातचीत के बजाय हम गौरी और उनके श्रोता दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बातचीत में संलग्न देखते हैं। इन उदाहरणों में हम गौरी को न केवल बातचीत करते हुए, बल्कि उससे वाहन को भी चलाते हुए देखते हैं, जिसमें वे यात्रा कर रहे हैं, भले ही वह उसका नहीं हो। गौरी की उपस्थिति ऐसी है कि वह आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील संभालता है, जहां आप नहीं जानते थे कि आप पहुंच सकते हैं। फिल्म भी एक लेखक और उसके पाठक के रूप बीच एक मूक बातचीत में बदल जाती है। पीछे मुड़कर देखें तो कुछ घटनात्मक इन क्षणों को अंतिम रूप से देते हैं और शांति की स्थिति देते हैं, जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति में देखते हैं जिसने वह सब कुछ कहा दिया है जो उसे कहना चाहिए था। गौरी समझती है कि उसके शब्दों और विचारों का मूल्य उससे कहीं अधिक है, इसलिए डर या जीवित रहने की इच्छा की झलक कभी नहीं होती। उनके शब्दों का वजन ऐसा है कि उन्हें अपनी बात कहने के लिए धनी प्रकाशनों पर निर्भर नहीं कर रहना पड़ता। उसे राष्ट्रीय प्रभाव बनाने के लिए बस एक अनाम फोटोकॉपी दुकान के मालिक और उसकी टूटी हुई मशीन की आवश्यकता है। इस नाजुक फिल्म के साथ सिंधु वीएस एक मजबूत और मार्मिक पहली फिल्म बनाती है जो शब्दों की आवश्यकता के बिना बहुत कुछ कहती है। उनका लेखन भी इस स्तरीय यात्रा से में सहायता करता है, क्योंकि हम एक महिला को विरोध प्रदर्शनों के बारे में मजाक बनाने के लिए से लेकर खुद एक प्रतीत बनने तक बदलते रह देखते हैं। सिंधु के सिनेमाई विचार भी उनके राजनीतिक रूप से तरह मजबूत है। छवि के अलावा वह गहरी परेशान करने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए ध्वनियों का भी उपयोग करती है, लेकिन यह दोनों मुख्य किरदारों का अभिनय भी है जो फिल्म को खास बनाता है। नित्या मेनन को हमें अपने चरित्र के दिमाग में गहराई तक ले जाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जो इतना संघर्षों से भरा है कि वह मुश्किल से खुद को सोचने हुए शक सुन सकती है। विजय सेतुपति ने भी हमें वर्षों में अपने बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक दिया है। यह उतना प्रदर्शन नहीं है जितना उनकी उपस्थिति है, लेकिन वह इतनी आसानी से हमें गौरी के बारे में आश्वस्त कर लेते हैं, एक अविश्वसनीय चरित्र जिसे लाखों लोग तक पहुंचने के लिए अपनी आवाज उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्रांति के बारे में कोई फिल्म शायद ही इतनी व्यक्तिगत महसूस हो सकती है। गौरी की तरह 1901 भी समझती है कि जोरदार भाषाओं की तुलना में फुसफुसाहट अधिक प्रभावशाली हो सकती है। विजय सेतुपति और नित्या मेनन दो दमदार कलाकार हैं, जो हर फिल्म से दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब होते हैं।
जब दोनों ने नवोदित निर्देशक इंदु वीएस 19-1 के लिए हाथ मिलाया तो उम्मीदें आसमान छू गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19-1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। अब यह एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित फिल्म के लिए एक ठोस कलाकार है ना? क्या इंदु विजय सेतुपति और नित्या ने वह हासिल किया जो उन्होंने तय किया था? 19-1 की शुरुआत लेखक गौरीशंकर विजय सेतुपति द्वारा आधी रात में लापरवाही से चाय पीने से होती है। बाइक पर दो लोग उसके पास आते हैं और हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हमें यह देखने को नहीं मिलता कि उसके साथ क्या होता है। हम केवल एक खाली स्क्रीन देखते हैं। इस बीच नित्या मेनन, जो फिल्म में गुमनाम है, अपने विधवा पिता की जेरोक्स दुकान संभालती है। एक दिन गौरी जेरोक्स की दुकान पर जाती है और उसे अपने अप्रकाशित उपन्यास की स्क्रिप्ट सौंपी देती है। वह वादा करता है कि वह फोटोकॉपी लेने के लिए उस रात बाद में वापस आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता है। नित्या को पता चला कि गौरी की हत्या उसकी राजनीतिक विचारधारा के कारण की गई थी। नित्या गौरी के अप्रकाशित उपन्यास का वह क्या करती है? क्या पुलिस हत्यारों का सुराग लगातार उसे ढूंढ पाएगी? उत्तर जानने के लिए फिल्म देखें। सिंधु वीएस की कहानी में तलाश के लिए कई कोण हैं। हमें यह नहीं पता चलता है कि गौरी शंकर की पृष्ठभूमि क्या है। हम नहीं जानते हैं कि नित्या मेनन अप्रकाशित उपन्यास के साथ क्या करने जा रही है। ऐसा दिलचस्प कोण के साथ सिंधु एक दिलचस्प कहानी की बूंद शक्ति थी। हालांकि 19-1 में शायद ही कोई कहानी है। 1 घंटे और 47 मिनट के छोटे रन टाइम के साथ 19-1 मुश्किल से सतह को खरोंचता है। बहुत सारे उप प्लॉट हैं और उनमें से अधिकांश को कोई समापन नहीं मिलता। नित्या मेनन और उसकी मुस्लिम दोस्त के बारे में एक अलग कहानी है, जिसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक अन्य ट्रैक नित्या और उसके पिता के बीच के मधुर संबंधों के बारे में नहीं है। नित्या विजय से सेतुपति के उपन्यासों से प्रकाश से मिलने जाती है, लेकिन वह भी कहीं नहीं ले जाता। जब नित्या मेनन के साथ हाथ अप्रकाशित उपन्यास लगता है तो वह भ्रमित हो जाती है और वही उलझन पटकथा में दिखाई देती है, क्योंकि यह वही नहीं बताती है जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया है। एक सीन में नित्या मेनन दिवंगत गौरीशंकर की बहन से मिलने जाती है। जाते समय वह उसे गले लगा लेती है, लेकिन बेमेल पटकथा के कारण आप कोई भावना महसूस नहीं करते। विजय सेतुपति को एक हॉटशॉट लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, जो सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। गौरी कृष्णन और गौरी लंकेश, क्या इसके कोई घंटी बजती है? हालांकि 19-1 एक बर्बाद अवसर है, क्योंकि कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई मतलब हो। फिल्म में विजय सेतुपति और नित्या मेनन असाधारण हैं। वे एक लिखित स्क्रिप्ट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार भी जाती है। इसी तरह इंद्रजीत कुमारन और इंद्रांश की संक्षिप्त भूमिकाएं भी हैं, और वे हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। 19-1 प्राणायाम रूप से में सिनेमा है। यह गंभीर राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा है, लेकिन यह शोर शराबे वाली टीवी बहसों की तरह चिल्लाता नहीं है। इसके बजाय यह रुकता है, यह देखता है, यह अशोषित करता है, यह प्रतिबिंब करता है, यह शांत होता है। नवोदित निर्देशक इंदु वी.एस. ने अपनी फिल्म का शीर्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19-1 से लिया है, जो प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बहादुरी की से कला सफेद नाम एक ऐसी फिल्म के सामने खड़ा है जो इसके विपरीत अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म है। भले ही वह हर कदम पर अपनी राजनीतिक और इरादे के बारे में स्पष्ट रहती है। 19-1 एक कार्यकर्ता के लेखक की कहानी है, जो जीवन में एक चौराहे पर खड़े एक युवा में चुपचाप क्रांति का बीज बो रहा है। यह एक ध्यानमग्न फिल्म है, जिसके क्रेडिट में पेनाकुट्टी युवा महिला के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है।
नित्या मेनन उस पेनाकुट्टी की भूमिका निभाती है जो एक अपरिवर्तित दिनचर्या में फंसी हुई है। वह अपने पिता गंगा श्रीकांत मुरली के साथ साझा घर चलाती है, उस फोटोकॉपी की दुकान का प्रबंधन करती है जिसे वह कभी चलाता था, और अपनी दोस्त फातिमा एक असाधारण सहायक भूमिका में अतुल्या आसदम के साथ घूमती है। इस बीच गंगा हर किसी के लिए गंगेतम ने जीवन से हार मान ली है। बेटी और पिताजी पर इस्तीफा के बादल मंडरा रहे हैं। हमें बाद में पता चला कि ऐसा क्यों है। इस महिला के पास एक समय चिंगारी थी, लेकिन अब उसका जीवन स्थिर हो गया है। वह एक शुभचिंतक से कहती है, यह स्कूटर और वह दुकान ही मेरा पास है। मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन कितना समय तक चलेगा। फिर कसम्बलाका की व्याख्या करने के लिए दुनिया भर के सभी कस्बों में सभी फोटोकॉपी की दुकानों में से कोई न कोई उसकी दुकान में चला जाता है, और इसमें सबसे अप्रत्याशित स्थान पर एक विप्लव क्रांति का जन्म होता है। 1901 लिखित शब्द की शांति के बारे में है। सबसे निष्क्रिय व्यक्ति में भी आग जलाने की इसकी क्षमता के बारे में है, भाग्यवाद के बारे में है, और कैसे प्रतीत होता है कि सांसारिक कार्यस्थल यथार्थ स्थिति को बदल सकते हैं। यह उन लोगों से सवाल करने का कार्य हो सकता है जिनके बारे में आप जो सोचते हैं कि वे आपके राय को नजरअंदाज कर देंगे। जब तक आप पूछते नहीं, तब तब आप निश्चित रूप से कैसे जानते हैं। कभी कभी केवल फोटोकॉपी लेना चाहिए विरोध हो सकता है। 1901 में नित्या मेनन के ट्रैक के साथ उनके बिल्कुल अलग दुनिया में हम मलयालम सिनेमा में अपनी पहली मुख्य भूमिका में तमिल स्टार विजय सेतुपति द्वारा निभाए गए गौरी शंकर से मिलते हैं। विजय ने 2019 में बेहद निराशाजनक जयराम स्टार मार्कोनी मथाई में एक विस्तारित कैमियो किया था। राज्य की सीमाओं से परे कार्यकर्ता और साहित्यिक के हलकों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति गौरी और एक गैर वर्णनात्मक गांव में नित्या के गैर वर्णनात्मक चरित्र के बीच संबंधों को गीतात्मक तरीके से चित्रित किया गया है। 1901 विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्ट अभिनय प्रस्तुत करता है। नायक के दोस्तों के रूप में अतुल्या असादम और भागत मैनुएल विशेष रूप से प्यारो है। गौरी के रूप में विजय सेतुपति के कद के स्टार की कास्टिंग अपने आप में एक बात बनाती है। विजय गौरी की गंभीरता को हल्कापन देते हैं और साथ ही उस व्यक्ति के हल्के हास्यबोध को भी खींचते हैं। लंबी भूमिका में नित्या मेनन बेहतरीन है। उनकी स्पष्ट लगभग बच्चों जैसी संवाद अदायगी उनके चरित्र की अत्यधिक कायरता को रेखांकित करती है। वह जो मासूमियत व्यक्त करती है, वह आत्मविश्वास और निराशा सभी एक सुंदर दृश्य में मिलती है, जिसमें वह एक अन्य महिला से कहती है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह उस पल में लीक से हटकर जा रही है, क्योंकि वह अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए रुकती है। अभी तक मैंने केवल वही किया जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। भारत के पुरुष प्रधान फिल्म उद्योगों में आदर्श से हटकर नित्या को क्रेडिट में नंबर 1 स्थान मिला है। विजय के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार होने के बावजूद ऐसा होना सिंधु की अपने पटकथा के प्रति प्रतिबद्धता और इसके प्रति उनके सम्मान का एक पैमाना है। मलयालम सिनेमा के लिए यह कितना अद्भुत वर्ष साबित हो रहा है। एक के बाद एक यादगार निर्देशन की शुरुआत ने सिनेमाघरों और ओटीटी पर हो रही है। एक विस्तारित सूची में जिसमें अन्य लोगों के अलावा रथीना पुजू, नितिन लुकोश शामिल है। भारत की सबसे हाई प्रोफाइल फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और मलयालम सिनेमा के बीच का अंतर 1918 के दौरान हर कदम पर हमारे सामने आ खड़ा होता है। जबकि बॉलीवुड फिल्में इन दोनों आमतौर पर विवादास्पद मुद्दों से बचती है, जब वे वर्तमान केंद्र सरकार और या इसकी
विचारधारा के प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर रही होती है। 1918 इसके ठीक विपरीत करने समय कोई शब्द नहीं बोलती है। वर्ष 2019 से कार्यकर्ताओं की हत्याओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की सरकार की कोशिशों का खुलेआम स्क्रीन पर हवाला दिया जाता है। समाचार मीडिया द्वारा गौरी को स्पष्ट रूप से मानवाधिकार समर्थन, हिंदुत्व का विरोधी और अम्बेडकरवादी बताया गया। उनका उपनाम, जातिवाद और लिंग उनके भिन्न हो सकता है, लेकिन कई मायनों में यह फिल्म दिवंगत कार्यकर्ता गौरी लंकेश और अन्य लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्हें दक्षिणपंथी हिंसा का निशाना बनाया गया है। केवल स्पष्टता, साहस और उदार विचारधारा से ही महान सिनेमा स्वतंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। जो चीज 1918 को खास बनाती है वह है इसकी काव्यात्मक सहज कहानी और आकर्षण विचारशील लहजा। फिल्म में काफी खामियां हैं। ये कुछ ढीले धागे छोड़ देता है। उदाहरण के लिए प्रकाश गृह के प्रबंधक ने अपने बॉस को उस उत्सुक आगंतुक के बारे में सूचित की क्यों कि नहीं किया जिससे उनसे भेजा था। यह कुछ स्थानों पर बिना किसी उद्देश्य के तिरछा भी है, जैसे कि गौरी के मलयालम उच्चारण और उस महिला के बीच भ्रमित करने वाला अंतर जिसे हर कोई उसकी बहन श्री लक्ष्मी कहता है। हालांकि यदि आप उसके साथ एक साक्षात्कार के शीर्षक को पढ़ने में पकड़ने में कामयाब होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि वह उसकी सगी रिश्तेदार नहीं है। पुलिसकर्मी इस्माइल इब्राहिम, दीपक परम्बोल और प्रकाश आनंद इंद्रजीत सुकुमारन के बीच एक तीखी बातचीत होती है और गौरी के साथ बातचीत के दौरान आनंद की ओर से अधिक मौखिक बातचीत होती है। आत्मभोग के क्षण ही भी है, खासकर अंतिम दृश्य में। हालांकि अभिनय, दृश्यों और जीवन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियों में जो बात रह गई है वह बड़े विषय से जुड़ी हो भी सकती है और नहीं भी। यौन उत्पीड़न की वह क्षणभंगुर घटना, वह मुरझाया हुआ कम्युनिस्ट झंडा और भी बहुत कुछ जो आसानी से छूट सकता है। ऐसा भी बहुत कुछ है जो बिना कुछ कहे ही कहा जाता है। गौर करें कि गौरी एक बहुभाषी अपने लेखन में तमिल, मलयालम और अंग्रेजी का पक्ष कैसे लेते हैं। उस भाषा का कोई उल्लेख नहीं है जो हिंदी बेल्ट के बाहर बाहर भारत के लिए वर्चस्वाद का प्रतीक है। वो भाषा जिसे व्यावसायिक मलयालम सिनेमा बिना सोचे समझे व्यवहार में लाता है, विशेष रूप से गीतों के मामले में एक आकर्षक युवा महिला और पुरुष के बीच वास्तविक और गहरे स्नेह पर ध्यान दे, जिसमें संभावित रोमांस का कोई संकेत नहीं है, जैसा कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मुख्यधारा की फिल्मों और श्रृंखलाओं में आदर्श है। कथा में अंबेडकर की सर्वपक्षता पर ध्यान में कि कैसे ईसाई भक्तों एक निकाह और महाकाव्य बदरुल मुनि हुस्नुल जमान के संदर्भ को एचलपेट्टी गांव के में मूल रूप से बुना गया है, जहाँ नायिका रहती है सह अस्तित्व को सामान्य बनाती है, जैसे कि मलयालम सिनेमा नियमित रूप से करता है। देखें कि चर्च के जुलूस में भीड़ के बीच से एक कार्यकर्ता निकलता है जिसके शीर्ष पर ड्रैगन के हत्यारे सेठ जॉर्ज की मूर्ति है। 1918 एक 2022 भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे नवोदित इंदु वी.एस. द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नित्या मेनन, विजय सेतुपति और इंद्रजीत सुकुमारन है। फिल्म का निर्माण एंटो जोसेफ और नीता पिंटो ने किया है। यह फिल्म मलयालम में चरित्र भूमिका में विजय सेतुपति की पहली फिल्म है और मार्कोनी मथाई के बाद उनकी दूसरी मलयालम फिल्म है। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई और इसे मिक्सित समीक्षाएं मिली। 1918 एंटो जोसेफ फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित है और यह सिंधु वी.एस. के निर्देशन की पहली फिल्म है। यह विजय सेतुपति की मलयालम में एक चरित्र भूमिका में पहली फिल्म भी है। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2021 में पूरी हुई। अप्रैल 2021 में निर्देशक इंदु वी.एस. ने घोषणा की कि फिल्म कोविड-19 महामारी के कारण नाटकीय रूप से रिलीज नहीं होगी
और वह ओटीटी रिलीज की तलाश में थे। यह फिल्म 29 जुलाई 2022 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और सभी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति। लेकिन क्या हम सब ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, या क्या हम सभी विभिन्न व्यवस्थागत स्थितियों, पूर्वाग्रहों, पदानुक्रमों और नैतिकताओं में उलझे हुए हैं? फिल्म निर्माता इंदु वीएस ने अपनी पहली फिल्म के माध्यम से समाज में चुप्पी को खूबसूरती से भड़काने की कोशिश की है, जो एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जिसने अपने जीवन की सांसारिकता और जिम्मेदारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। एक फिल्म जो अपने केंद्रीय चरित्र का नाम बताने से इनकार करती है। वह नित्या मेनन को एक फोटोकॉपी की दुकान के मालिक के रूप में चित्रित करती है, जो बहुत निरस जीवन जीती है। उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जब उसके पिता एक दिन अपनी पत्नी के फोन कॉल का समस्या समय पर जवाब न देने और उसे खोने के अपराध बोध के कारण अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं, वो अपने पिता की भावनाओं, शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कहने में, अपने दोस्त की असहायता और एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करती है जो प्रतियां बनाने के लिए एक पांडुलिपि छोड़ देता है और कहता है कि वह रात तक वापस आ जाएगा। वह कभी वापस नहीं आता। जैसे ही वह अपनी पुरानी फोटोकॉपी मशीन की मरम्मत के लिए इन प्रतियों को बनाने के पैसे का इंतजार कर रही थी, उसकी मृत्यु की खबर सामने आई। वह क्रांतिकारी लेखक गौरी शंकर थे, जिन्होंने व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया था। उनके अंतिम कार्य की प्रकाशित पांडुलिपि उनके पास उनके अंतिम शब्द के साथ छोड़ दी गई है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। जब वो उसके शब्दों और विचारों को पढ़ती है, तो उसकी आत्मा की खोज की यात्रा फिल्म बनाती है। फिल्म एक गीत की तरह रहस्यमय फ्रेम, उपयुक्त संगीत और निर्बाध पटकथा के साथ बहती है और दर्शकों को किसी भी स्वतंत्रता की स्मृति के बारे में विचार देती है। फिल्म में महिला नायक का कोई नाम नहीं होने के से वैराग्य की भावना पैदा होती है, क्योंकि दर्शक कहानी को परतों में खुलते हुए देखते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि यह किसी के साथ भी हो सकता है। यह हमें यह भी बताता है कि समुदाय में किसी की पहचान के लिए उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। किसी को प्रगतिशील पत्रकार गौरी लंकेश की याद आ जाएगी, जिनकी बेंगलुरु में उनके घर के बाहर चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और पुस्तक में पेरुमल मुरुगन जैसे लेखकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है, वह है मनीष माधवन की वाटर कलर पेंटिंग जैसी सिनेमेटोग्राफी और गोविंद वसंत के संगीत से सजी फिल्म की धीमी गति। रंगवाद, नस्लवाद, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और यहाँ तक कि शादी की पसंद पर भी बातचीत होती है, जो फिल्म में सूक्ष्मता से शामिल है, जो किसी हम आप तौर पर मलयालम सिनेमा में देखते हैं। पिता और पुत्री के दृश्यों का उल्लेख आवश्यक है। नित्या मेनन ने नायक के रूप में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से फिल्म का वर्णन किया गया है। वह शर्मीले, बुद्धिमान, सक्षम और जिम्मेदार ग्रानी के किरदार में आसानी से ढल जाती है। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वह दर्शकों के साथ-साथ एक आत्मविश्वासी महिला के रूप में विकसित होती जाती है। विजय सेतुपति, इंद्रजीत, अथुल्या, अषादम और श्रीकांत मुरली ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। अपनी पहली फिल्म के माध्यम से इंदु वीएस ने वादा किया है कि मलयालम सिनेमा में उन्हें दिलचस्प कहानियों और निर्माण शैली के साथ और अधिक देखा जाएगा। एक महिला फिल्म निर्माता के रूप में वह व्यावसायिक बाजारों के लिए आवश्यक चरणात्मक मानदंडों और मसाले के बिना एक नई कथा शैली लाने की भी कोशिश करती है। यह फिल्म उन शौकीनों के लिए है जो सिनेमा के माध्यम से देखना चाहते हैं कि माध्यम की मायाविता को गहराई से देखना चाहते हैं और सभी पहलुओं में फिल्म की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। शब्दों, विचारों, अनुभवों और लेखन की शक्ति प्रबल होनी चाहिए। सिंधु बीएस
1901 में अनाम नायक पेनकुट्टी के रूप में श्रेय दिया गया। छोटे शहर अंचलपट्टी में एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। उनके नियमित लोगों में परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र छपवाने की जल्दी में रहने वाला स्थानीय स्कूल का चपरासी, उनके पैम्फलेट के लिए शहर की लाइब्रेरी और कभी नोट्स नहीं लिखने वाले आलसी छात्र शामिल हैं। इस दुकान को नेशनल प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कहा जाता है, लेकिन टूटे हुए कंप्यूटर और नियमित बिजली की कमी के कारण यह शायद ही वह संस्था है जिनका नाम इसके होने का सुझाव देता है। यह पेनकुट्टी भी एक दिनचर्या और एक टिफिन बॉक्स के साथ समान रूप से वर्णनातीत है, जो उसे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही एक अलग जीवन जीने वाला बनाती है। दुकान संभालने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके वाक्य निष्क्रिय स्वर में प्रतीत होते हैं। जब दूर से देखा जाता है, मनीष माधवन की गिरफ्तारी करने वाला वाइट्स द्वारा मदद की गई। 1901 उनकी अराजनीतिक गैर राजनीति से राजनीतिक तक की यात्रा है। यह वही है जो उसे जीवंत बनाता है और जीवन को अर्थ देता है। लेकिन यह परिवर्तन उसके आसपास जो हो रहा है उससे प्रेरित नहीं हो रहा है। यहाँ टीवी पर समाचार आधिकारिक राज अधिक के दुरुपयोग के बारे में बात करता है। यह सबसे व्यक्तिगत और आंतरिक है, जैसा कि प्यार में पड़ना किसी व्यक्ति को कैसे बदल सकता है, लेकिन यह कोई नियमित ग्राहक नहीं है जो उसमें यह बदलाव लाता है। गौरी शंकर के रूप में विजय सेतुपति गौरी लंकेश को श्रद्धांजलि देते हुए जल्दी वापस लौटने के वादे के साथ उनके साथ अपने काम की एक प्रतिलिपि छोड़ते हैं। उन्हें इस पुस्तक की एक प्रति बनाने का काम सौंपा गया है, जो तमिल, मलयालम और अंग्रेजी या तीन महाद्वीपों के मिश्रण में लिखी गई है। जैसा कि गौरी इन भाषाओं का वर्णन करती है, उनकी संक्षिप्त बातचीत 1 मिनट तक चलती है, लेकिन इसका प्रभाव भयावह होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस बैठक में बोले गए प्रत्येक शब्द नए अर्थ लेते हैं। यहाँ तक कि उनके लिखित शब्द भी इस महिला को आत्मखोज के मार्ग पर ले जाते हैं, जो उसे जीवन को अलग तरीके से देखने के लिए मजबूर करता है। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होती है, तो वह न केवल एक दोस्त को खोने के बारे में चिंतित होती है, बल्कि वह उसे आश्वासन देने का भी ध्यान रखती है, जो उसे आज़ाद करने सके। उसके शयन कक्ष की दीवार पर एक पक्षी पिंजरे से बाहर निकलते हुए एक पंछी का चित्र है। यह बात उसके पिता के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी सच है। दोनों द्वीपों के बीच टूटे दूर के रिश्ते से हम देखते हैं कि महिला का आंतरिक परिवर्तन उसके पिता भर पर भी कैसे प्रभाव डालता है। लेकिन गौरी का हर मिलने वाले पर ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। ये बातचीत विभिन्न स्थानों पर होती है, लेकिन फिल्म यात्रा को एक मूल भाव के रूप में उपयोग करती है। एक मेज पर होने वाली नियमित बातचीत के बजाय हम गौरी और उनके श्रोता दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बातचीत में संलग्न देखते हैं। इन उदाहरणों में हम गौरी को न केवल बातचीत करते हुए बल्कि उससे वाहन को भी चलाते हुए देखते हैं जिसमें वे यात्रा कर रहे हैं, भले ही वह उसका नहीं हो। गौरी की उपस्थिति ऐसी है कि वह आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील संभालता है जहां आप नहीं जानते थे कि आप पहुंच सकते हैं। फिल्म भी एक लेखक और उसके पाठक के रूप बीच एक मूक बातचीत में बदल जाती है। पीछे मुड़कर देखें तो कुछ घटनात्मक इन क्षणों को अंतिम रूप से देते हैं और शांति की स्थिति देते हैं, जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति में देखते हैं जिसने वह सब कुछ कहा दिया है जो उसे कहना चाहिए था। गौरी समझती है कि उसके शब्दों और विचारों का मूल्य उससे कहीं अधिक है, इसलिए डर या जीवित रहने की इच्छा की झलक कभी नहीं होती। उनके शब्दों का वजन ऐसा है कि उन्हें अपनी बात कहने के लिए धनी प्रकाशनों पर निर्भर नहीं कर रहना पड़ता। उसे राष्ट्रीय प्रभाव बनाने के लिए बस एक अनाम
फोटोकॉपी दुकान के मालिक और उसकी टूटी हुई मशीन की आवश्यकता है। इस नाजुक फिल्म के साथ सिंधु वीएस एक मजबूत और मार्मिक पहली फिल्म बनाती है जो शब्दों की आवश्यकता के बिना बहुत कुछ कहती है। उनका लेखन भी इस स्तरीय यात्रा से में सहायता करता है, क्योंकि हम एक महिला को विरोध प्रदर्शनों के बारे में मजाक बनाने के लिए से लेकर खुद एक प्रतीत बनने तक बदलते रह देखते हैं। सिंधु के सिनेमाई विचार भी उनके राजनीतिक रूप से तरह मजबूत है। छवि के अलावा वह गहरी परेशान करने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए ध्वनियों का भी उपयोग करती है, लेकिन यह दोनों मुख्य किरदारों का अभिनय भी है जो फिल्म को खास बनाता है। नित्या मेनन को हमें अपने चरित्र के दिमाग में गहराई तक ले जाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जो इतना संघर्षों से भरा है कि वह मुश्किल से खुद को सोचने हुए शक सुन सकती है। विजय सेतुपति ने भी हमें वर्षों में अपने बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक दिया है। यह उतना प्रदर्शन नहीं है जितना उनकी उपस्थिति है, लेकिन वह इतनी आसानी से हमें गौरी के बारे में आश्वस्त कर लेते हैं, एक अविश्वसनीय चरित्र जिसे लाखों लोग तक पहुंचने के लिए अपनी आवाज उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्रांति के बारे में कोई फिल्म शायद ही इतनी व्यक्तिगत महसूस हो सकती है। गौरी की तरह 1901 भी समझती है कि जोरदार भाषाओं की तुलना में फुसफुसाहट अधिक प्रभावशाली हो सकती है। विजय सेतुपति और नित्या मेनन दो दमदार कलाकार हैं जो हर फिल्म से दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब होते हैं। जब दोनों ने नवोदित निर्देशक इंदु वीएस 1901 के लिए हाथ मिलाया तो उम्मीदें आसमान छू गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1901 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। अब यह एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित फिल्म के लिए एक ठोस कलाकार है ना? क्या इंदु विजय सेतुपति और नित्या ने वह हासिल किया जो उन्होंने तय किया था? 1918 की शुरुआत लेखक गौरी शंकर विजय सेतुपति द्वारा आधी रात में लापरवाही से चाय पीने से होती है। बाइक पर दो लोग उसके पास आते हैं और हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हमें यह देखने को नहीं मिलता कि उसके साथ क्या होता है। हम केवल एक खाली स्क्रीन देखते हैं। इस बीच नित्या मेनन जो फिल्म में गुमनाम है, अपने विधवा पिता की जेरोक्स दुकान संभालती है। एक दिन गौरी जेरोक्स की दुकान पर जाती है और उसे अपने अप्रकाशित उपन्यास की स्क्रिप्ट सौंपी देती है। वह वादा करता है कि वह फोटोकॉपी लेने के लिए उस रात बाद में वापस आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता है। नित्या को पता चला कि गौरी की हत्या उसकी राजनीतिक विचारधारा के कारण की गई थी। नित्या गौरी के अप्रकाशित उपन्यास का क्या करती है? क्या पुलिस हत्यारों का सुराग लगातार उसे ढूंढ पाएगी? उत्तर जानने के लिए फिल्म देखें। सिंधु वीएस की कहानी में तलाश के लिए कई कोण हैं। हमें यह नहीं पता चलता है कि गौरी शंकर की पृष्ठभूमि क्या है। हम नहीं जानते हैं कि नित्या मेनन अप्रकाशित उपन्यास के साथ क्या करने जा रही है। ऐसा दिलचस्प कोण के साथ सिंधु एक दिलचस्प कहानी की बूंद शक्ति थी, हालांकि 1901 में शायद ही कोई कहानी है। 1 घंटे और 47 मिनट के छोटे रन टाइम के साथ 1901 मुश्किल से सतह को खरोचता है। बहुत सारे उप प्लॉट हैं और उनमें से अधिकांश को कोई समापन नहीं मिलता। नित्या मेनन और उसकी मुस्लिम दोस्त के बारे में एक अलग कहानी है जिसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक अन्य ट्रैक नित्या और उसके पिता के बीच किस मधुर संबंधों के बारे में नहीं है। नित्या विजय से सेतुपति के उपन्यासों से प्रकाश से मिलने जाती है, लेकिन वह भी कहीं नहीं ले जाता। जब नित्या मेनन के साथ हाथ अप्रकाशित उपन्यास लगता है तो वह भ्रमित हो जाती है और वही उलझन पटकता में दिखाई देती है, क्योंकि यह वही नहीं बताती है जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया है। एक सीन में नित्या मेनन दिवंगत गौरी शंकर की बहन से मिलने जाती है। जाते समय वह उसे गले लगा लेती है, लेकिन
बेमेल पटकथा के कारण आप कोई भावना महसूस नहीं करते। विजय सेतुपति को एक हॉटशॉट लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, जो सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। गौरी कृष्णन और गौरी लंकेश, क्या इसके कोई घंटी बजती है? हालांकि 19 एक बर्बाद अवसर है, क्योंकि कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई मतलब हो। फिल्म में विजय सेतुपति और नित्या मेनन असाधारण हैं। वे एक लिखित स्क्रिप्ट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार भी जाती है। इसी तरह इंद्रजीत कुमारन और इंद्रांश की संक्षिप्त भूमिकाएं भी हैं, और वे हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। 19 प्राणायाम रूप से में सिनेमा है। यह गंभीर राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा है, लेकिन यह शोर शराबे वाली टीवी बहसों की तरह चिल्लाता नहीं है। इसके बजाय यह रुकता है, यह देखता है, यह एसोसिएट करता है, यह प्रतिबिंब करता है, यह शांत होता है। नवोदित निर्देशक इंदु वी एस ने अपनी फिल्म का शीर्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लिया है, जो प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बहादुरी की से कला सफेद नाम एक ऐसी फिल्म के सामने खड़ा है जो इसके विपरीत अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म है, भले ही वह हर कदम पर अपने राजनीतिक और इरादे के बारे में स्पष्ट रहती है। 19 एक कार्यकर्ता के लेखक की कहानी है, जो जीवन में एक चौराहे पर खड़े एक युवा में चुपचाप क्रांति का बीज बो रहा है। यह एक ध्यानमग्न फिल्म है, जिसके क्रेडिट में पेनाकुट्टी युवा महिला के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नित्या मेनन उस पेनाकुट्टी की भूमिका निभाती है, जो एक अपरिवर्तित दिनचर्या में फंसी हुई है। वह अपने पिता गंगा श्रीकांत मुरली के साथ साझा कर घर चलाती है, उस फोटोकॉपी की दुकान का प्रबंधन करती है जिसे वह कभी चलाता था, और अपनी दोस्त फातिमा एक असाधारण सहायक भूमिका में अतुल्या आसदम के साथ घूमती है। इस बीच गंगा हर किसी के लिए गंगेतम ने जीवन से हार मान ली है। बेटी और पिताजी पर इस्तीफा के बादल मंडरा रहे हैं। हमें बाद में पता चला कि ऐसा क्यों है। इस महिला के पास एक समय चिंगारी थी, लेकिन अब उसका जीवन स्थिर हो गया है। वह एक शुभचिंतक से कहती है, यह स्कूटर और वह दुकान ही मेरा पास है। मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन कितना समय तक चलेगा। फिर कसम्बलाका की व्याख्या करने के लिए दुनिया भर के सभी कस्बों में सभी फोटोकॉपी की दुकानों में से कोई न कोई उसकी दुकान में चला जाता है, और इसमें सबसे अप्रत्याशित स्थान पर एक विप्लव क्रांति का जन्म होता है। 19 लिखित शब्द की शांति के बारे में है। सबसे निष्क्रिय व्यक्ति में भी आग जलाने की इसकी क्षमता के बारे में है, भाग्यवाद के बारे में है, और कैसे प्रतीत होता है कि सांसारिक कार्यस्थित यथार्थ स्थिति को बदल सकते हैं। यह उन लोगों से सवाल करने का कार्य हो सकता है जिनके बारे में आप जो सोचते हैं कि वे आपके राय को नजरअंदाज कर देंगे। जब तक आप पूछते नहीं, तब तब आप निश्चित रूप से कैसे जानते हैं? कभी-कभी केवल फोटोकॉपी लेना चाहिए विरोध हो सकता है। 19 में नित्या मेनन के ट्रैक के साथ उनके बिल्कुल अलग दुनिया में हम मलयालम सिनेमा में अपनी पहली मुख्य भूमिका में तमिल स्टार विजय सेतुपति द्वारा निभाए गए गौरी शंकर से मिलते हैं। विजय ने 2019 में बेहद निराशाजनक जयराम स्टार मार्कोनी मथाई में एक विस्तारित कैमियो किया था। राज्य की सीमाओं से परे कार्यकर्ता और साहित्यिक के हलकों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति गौरी और एक गैर वर्णनात्मक गांव में नित्या के गैर वर्णनात्मक चरित्र के बीच संबंधों को गीतात्मक तरीके से चित्रित किया गया है। 19 विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्ट अभिनय प्रस्तुत करता है। नायक के दोस्तों के रूप में अतुल्या असादम और भागत मैनुएल विशेष रूप से प्यारो है। गौरी के रूप में विजय सेतुपति के कद के स्टार की कास्टिंग अपने आप में एक बात बनाती है।
विजय गौरी की गंभीरता को हल्कापन देते हैं और साथ ही उस व्यक्ति के हल्के हास्य बोध को भी खींचते हैं। लंबी भूमिका में नित्या मेनन बेहतरीन है। उनकी स्पष्ट लगभग बच्चों जैसी संवाद अदायगी उनके चरित्र की अत्यधिक कायरता को रेखांकित करती है। वह जो मासूमियत व्यक्त करती है, वह आत्मविश्वास और निराशा सभी एक सुंदर दृश्य में मिलती है, जिसमें वह एक अन्य महिला से कहती है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह उस पल में ली से हटकर जा रही है, क्योंकि वह अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए रुकती है। अभी तक मैंने केवल वही किया जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। भारत के पुरुष प्रधान फिल्म उद्योगों में आदर्श से हटकर नित्या को क्रेडिट में नंबर वन स्थान मिला है। विजय के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार होने के बावजूद ऐसा होता होना सिंधु की अपने पटकथा के प्रति प्रतिबद्धता और इसके प्रति उनके सम्मान का एक पैमाना है। मलयालम सिनेमा के लिए यह कितना अद्भुत वर्ष साबित हो रहा है। एक के बाद एक यादगार निर्देशन की शुरुआत ने सिनेमाघरों और ओटीटी पर हो रही है। एक विस्तारित सूची में जिसमें अन्य लोगों के अलावा रथीना पुजू, नितिन लुकोश शामिल है। भारत की सबसे हाई प्रोफाइल फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और मलयालम सिनेमा के बीच का अंतर 1918 के दौरान हर कदम पर हमारे सामने आ खड़ा होता है, जबकि बॉलीवुड फिल्में इन दोनों आमतौर पर विवादास्पद मुद्दों से बचती है जब वे वर्तमान केंद्र सरकार और या इसकी विचारधारा के प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर रही होती है। 1918 इसके ठीक विपरीत करने समय कोई शब्द नहीं बोलती है। वर्ष 2019 से कार्यकर्ताओं की हत्याओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की सरकार की कोशिशों का खुलेआम स्क्रीन पर हवाला दिया जाता है। समाचार मीडिया द्वारा गौरी को स्पष्ट रूप से मानवाधिकार समर्थन, हिंदुत्व का विरोधी और अम्बेडकरवादी बताया गया। उनका उपनाम, जातिवाद और लिंग उनके भिन्न हो सकता है, लेकिन कई मायनों में यह फिल्म दिवंगत कार्यकर्ता गौरी लंकेश और अन्य लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्हें दक्षिणपंथी हिंसा का निशाना बनाया गया है। केवल स्पष्टता, साहस और उदार विचारधारा से ही महान सिनेमा स्वतंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। जो चीज 1918 को खास बनाती है वह है इसकी काव्यात्मक सहज कहानी और आकर्षण विचारशील लहजा। फिल्म में काफी खामियां हैं। यह कुछ ढीले धागे छोड़ देता है। उदाहरण के लिए प्रकाश गृह के प्रबंधक ने अपने बॉस को उस उत्सुक आगंतुक के बारे में सूचित क्यों कि नहीं किया जिससे उनसे भेजा था। यह कुछ स्थानों पर बिना किसी उद्देश्य के तिरछा भी है, जैसे कि गौरी के मलयालम उच्चारण और उस महिला के बीच भ्रमित करने वाला अंतर जिसे हर कोई उसकी बहन श्री लक्ष्मी कहता है। हालांकि यदि आप उसके साथ एक साक्षात्कार के शीर्षक को पकड़ने में पकड़ने में कामयाब होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि वह उसकी सगी रिश्तेदार नहीं है। पुलिसकर्मी इस्माइल इब्राहिम, दीपक परम्बोल और प्रकाश आनंद इंद्रजीत सुकुमारन के बीच एक तीखी बातचीत होती है और गौरी के साथ बातचीत के दौरान आनंद की ओर से अधिक मौखिक बातचीत होती है। आत्मभोग के क्षण ही भी है, खासकर अंतिम दृश्य में। हालांकि अभिनय दृश्यों और जीवन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियों में जो बात रह गई है वह बड़े विषय से जुड़ी हो भी सकती है और नहीं भी। यौन उत्पीड़न की वह क्षणभंगुर घटना, वह मुरझाया हुआ कम्युनिस्ट झंडा और भी बहुत कुछ जो आसानी से छूट सकता है। ऐसा भी बहुत कुछ है जो बिना कुछ कहे ही कहा जाता है। गौर करें कि गौरी एक बहुभाषी अपने लेखन में तमिल, मलयालम और अंग्रेजी का पक्ष कैसे लेते हैं। उस भाषा का कोई उल्लेख नहीं है जो हिंदी बेल्ट के बाहर भारत के लिए वर्चस्वाद का प्रतीक है।
वो भाषा जिसे व्यावसायिक मलयालम सिनेमा बिना सोचे समझे व्यवहार में लाता है, विशेष रूप से गीतों के मामले में। एक आकर्षक युवा महिला और पुरुष के बीच वास्तविक और गहरे स्नेह पर ध्यान दे, जिसमें संभावित रोमांस का कोई संकेत नहीं है, जैसा कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मुख्य धारा की फिल्मों और श्रृंखलाओं में आदर्श है। कथा में अंबेडकर की सर्वपक्षता पर ध्यान में कि कैसे ईसाई भक्तों एक निकाह और महाकाव्य बदरुल मुनि हुस्नुल जमान के संदर्भ को एचलपेट्टी गांव के में मूल रूप से बुना गया है, जहाँ नायिका रहती है सह अस्तित्व को सामान्य बनाती है, जैसे कि मलयालम सिनेमा नियमित रूप से करता है। देखें कि चर्च के जुलूस में भीड़ के बीच से एक कार्यकर्ता निकलता है, जिसके शीर्ष पर ड्रैगन के हत्यारे सेठ जॉर्ज की मूर्ति है। नियोजित कल्पना शक्तिशाली है, लेकिन सिंधु कभी भी कथा के विचारशील भाव से भटकती नहीं है। यह दिलचस्प है कि उन्होंने एक फिल्म के लिए ऐसा सुखदायक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके मूल में मारे गए कर्ताओं के लिए एक विलाप और दलितों के प्रति सामाजिक क्रूरता का आरोप है। 1901 के लिए गोविंद वसंत का संगीत घायल आत्माओं के लिए एक मरहम है, जो डीओपी मनीष माधवन के धुन से भरे पहाड़ों और चेहरों के उदास फ्रेम और अधिक अंतरंग स्थानों के बाद शानदार हवाई दृश्यों को प्रतिबिंबित करता है। 1901 में मेरे मन पसंदीदा दृश्यों में से एक में गौरी को ग्रामीण इलाकों में पत्तों से भरे एक सुंदर रास्ते पर चलते हुए दिखाया गया है, जबकि पृष्ठभूमि में एक भयावह गाना बज रहा है। अलग से पेनकुट्टी उसी रास्ते पर चलती है, उसे काटो वह कुछ देर के लिए मुड़ता है, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि एक गौरी चली जाती है तो दूसरी उसी सड़क पर आगे चलने के लिए उसकी जगह ले लेती है। यह फिल्म हमें आश्वस्त करती नजर आती है। 1901 में गौरी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है जो कभी नहीं मरता।